गुड इवनिंग स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स प्रैक्टिशनर्स वैद्य गृहिणी चिकित्सा भाग 4 अनुभूत कल्प प्रत्यापत्य आहार कल्पना एंड केस स्टडीज एंड मॉडर्न इंटरप्रिटेशन। ये जो हमारा सेशन है यह भी स्टार्ट करेंगे हम। मेरा परिचय इससे पहले मैंने दे चुका हूँ। जो नए आए हैं इस सेशन में इनके लिए फिर से दे रहा हूँ। ऐसे संभाषा के तौर से हम ये प्लेटफॉर्म कंडक्ट कर रहे हैं। गत 10 वर्षों से हम अलग अलग विषयों पर संहिता अध्ययन केस स्टडीज इसके ऊपर लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं और सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं। मेरा नाम वैद्य केदार जोशी है। अभी हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। पिछले 3 जो सेशन हुए वो उसमें क्या क्या था। जो भाग पहला था उसमें गृहिणी का निदान प्रचक हुआ, हेतु पूर्व रूप रूप उपशय संप्राप्ति, उसका विस्तृत तरीके से हमने क्लिनिकल विश्लेषण देखा, दोष भेद देखे, एग्जामिनेशन कैसे करना है गृहिणी का वो देखा। भाग 2 जो था, जो दूसरा लेक्चर था, उसमें हमने जाना क्लिनिकल प्रोटोकॉल कैसा होता है, चिकित्सा का प्रोटोकॉल कैसा है, आम पाचन, दोष पाचन, मल पाचन चिकित्सा, फिर चरकों के सूत्रों के मुताबिक अष्टांग हृदय हो गया, योग रत्नाकर हो गया, सुश्रुत हो गया। उसके आधार पर चरणबद्ध चिकित्सा कैसे करते हैं, स्टेप्स कैसे फॉलो करते हैं, गंगन पाचन कैसा उपक्रम है। थर्ड पार्ट और थर्ड पीपीटी में हमने देखा अग्नि चिकित्सा, द्रव्य कल्प का चयन, उसके साथ अग्निदीपन, गृहिणी का बल्य कर्म, रसायन कर्म, अनुभूत कल्प, पथ्यापथ्य, ये सब चीजें हमने देखी। ये जो सेशन आज का हम कंडक्ट करने जा रहे हैं इसमें हम आगे का पार्ट देखेंगे, जिसमें अनुभूत कल्प, केस स्टडीज, प्रोप्राइटरी मेडिसिन और मॉडर्न इंटरप्रिटेशन कैसे करें और आहार लंघन की कल्पना कैसे करें। तो पहले तो हमने गृहिणी चिकित्सा के 4 चरण देखे, उसका जस्ट ओवरव्यू लेंगे हम, जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स में नहीं थे उनके लिए बस। पहले स्टेप में हमने देखा कि मलानुसार चिकित्सा करनी चाहिए, उसका कालावधि 1 से 2 महीने होता है कम से कम। द्वितीय चरण या सेकंड स्टेप जो होती है उसमें आम पाचन चिकित्सा है, उसके साथ दोष पाचन चिकित्सा है। थर्ड स्टेप जो होती है उसमें अग्निदीपन चिकित्सा है। अग्निदीपन चिकित्सा के बहुत सारे द्रव्य कल्प, अनेक योग हमने उस पर देखे। और फोर्थ जो है वो गृहिणी बल्य चिकित्सा या रसायन चिकित्सा जैसे कहेंगे हम, वो भी हमने लास्ट पार्ट में देखी है। तो इसी चारों चरणों का अनुक्रमण करना आवश्यक है। आपका पेशेंट कौन से स्टेप में है वो हमें पहले समझना आवश्यक है। हम केस स्टडी जब देखेंगे उसमें हम वो आपको ज्यादा क्लियर करेंगे। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें मल स्वरूपानुसार चिकित्सा, मतलब चरकाचार्य भी स्पष्ट करते हैं कि गृहिणी चिकित्सा मल परीक्षण से ही होनी चाहिए। तो मल का परीक्षण मतलब मल पानी में डूबता है या नहीं। अगर सामान्य तौर पे हम देखेंगे कि साम निराम मल की परीक्षण हमें करना चाहिए। पेशेंट को पूछना चाहिए गृहिणी व्याधि में जो कुछ मल संबंधित लक्षण आए हैं वो सामन के लक्षण है क्या, निराम मल के लक्षण है क्या। उसके साथ निदान करके हमें कौन से स्टेज में पेशेंट है अभी वो चेक करके मल अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। ये फर्स्ट स्टेज हो गया। वो कैसे करनी है वो डिटेल में हमने फर्स्ट लेक्चर में दिखा है, उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो बाद में। सेकंड स्टेज जो है वो आम पाचन चिकित्सा या दोष पाचन चिकित्सा। तो माधव निदान मधुकोष्ठिका में भी, चरक में भी आया है। जठराग्नि दुर्बल होने के कारण आहार रस नहीं बन पाता, मतलब अग्निमांद्य है, अग्निमांद्य के बाद में आहार रस नहीं बन पाता, रस धातु की दृष्टि है और उत्तरोत्तर धातु का पोषण नहीं हो पाता। तो उसमें जो आम निर्मित होती है वो धात्वाग्नि मांद्य भी करती है। तो इस प्रकार सभी आहार रस जो शरीर में फैला है उसका आम पाचन करना, या आम जो फैला है पूरा उसका आम पाचन करना, उसके लिए लंघन चिकित्सा देना, लंघन पाचन या दोषावशेषण चिकित्सा देना, ये उपक्रम है करना है। वो सेकंड स्टेज में होता है, वो भी हमने देखा सेकंड पार्ट में। दोषानुसार आम पाचन एवं लंघन का जो विस्तृत वर्णन है वाग्भट एवं अरुणदत्त टीका में, वो भी गृहिणी में अतिसार की जैसे चिकित्सा करनी जैसे चाहिए ऐसे वाग्भट ने बताया है। अजीर्ण की तरह चिकित्सा करनी चाहिए ऐसे भी वाग्भट ने बताया है। तो अतिसार और अजीर्ण इन दोनों विकल्प हमने वहां पे यूज करना चाहिए। वहां पे आमापाचन चिकित्सा करनी चाहिए। अगर वात संश्लिष्ट आम है तो कौन सी चिकित्सा है, पित्त संश्लिष्ट आम है तो कौन सी चिकित्सा है, कफ संश्लिष्ट आम है, कफवर्धक हेतु से आम बनता है तो कौन सी चिकित्सा है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा। उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल भी हमने पूरा यहाँ पे साझा किया।
क्लिनिकल इंसाइट हम इसमें अगर देखेंगे तो बस हमें ये पता नहीं होना चाहिए कि आम का पचन करना है, बल्कि कौन से दोषानुरूप आम का पचन करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आम किस निर्मित, किस दोष की दृष्टि की वजह से हुई है, ये अगर हमें ज्यादा पता चलता है तो हम ज्यादा स्पेसिफिक जा सकते हैं। और ऊपरी में भी दोषों का परीक्षण करने के बाद ही, अष्टविध परीक्षण करने के बाद ही हमें चिकित्सा का चयन करना चाहिए। उसके बाद में हमने देखा कि तृतीय चरण अग्निदीपन चिकित्सा, गृहिणी का जो प्रमुख कर्म जो करता है वो अग्नि है, और अग्नि की चिकित्सा ही गृहिणी की चिकित्सा है, ऐसे हम सीधी भाषा में बोल सकते हैं। तो अग्निदीपन की चिकित्सा करते हुए कौन से स्टेप्स का अनुकरण करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, पहले आशा देने हैं क्या। पहले हमने देखा, अगर आप लास्ट लेक्चर में हो तो पहले तो क्षार एवं लवण देना है, फिर आशावारिष्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद में घृत का प्रयोग करना है। ऐसे मतलब अग्निध्मापन, अग्नि संचालन या अग्नि स्थिरीकरण ऐसी चिकित्सा होती है, वो भी 3 स्टेज में होती है। मतलब जैसे छोटी चूल्ही में हम आग जलाते हैं, वैसे वो आग जलाना, उसको बढ़ाना और स्टेबलाइज करना, ऐसे 3 स्टेप में अग्नि की चिकित्सा होती है। वो भी हमने लास्ट पार्ट में देखा, उसका भी रिकॉर्डिंग लास्ट पार्ट का यूट्यूब पे अवेलेबल है। अभी लास्ट जो स्टेज होती है गृहिणी बल्य चिकित्सा। गृहिणी बल्य चिकित्सा क्यों जरूरी है? क्योंकि आईबीएस जैसे कंडीशंस अगर पेशेंट हमारे पास लेके आता है, या क्रॉन डिसीज जैसे कंडीशंस लेके आता है, और कोई भी हमारे लक्षण जो गृहिणी में दिखते हैं वो भी लेके आता है, तो पेशेंट बहुत दिनों से परेशान होता है, 2 3 4 5 साल 10 साल से परेशान होता है। तो उसका अगर हम दोष पाचन करते हैं, अग्निदीपन करते हैं, उसके बाद छोड़ नहीं देना है पेशेंट को। पेशेंट को समझाना है कि अगर आपकी गृहिणी ठीक हो रही है तो उसको हमें ज्यादा स्टेबलाइज रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। और उसके लिए अग्नि का बल्य कर्म करना, अग्नि का रसायन करना, अग्नि एक्चुअली जो ऑर्गन है, अग्नि का जो संगठन है उसको ज्यादा मजबूत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कम से कम 9 से 11 महीने लगते हैं। तो ये टाइमलाइन यहाँ पे दी हुई है। ये इसमें बहुत सारे चेंजेस पॉसिबल है। मेरे ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि वो 3 4 महीने में पूरे अच्छे हो जाते हैं, 2 महीने भी अच्छे हो जाते हैं, या उनको कई कई 1 साल 1.5 साल भी लगता है। तो वो ये सब पुरुषम पुरुषम विषम की सूत्र के अनुसार है कि हर एक पेशेंट को कितना समय लगेगा, ये पेशेंट के पेशेंट पर तय होता है। अभी हम एक्चुअली आज जो देखने वाले हैं वो तो है गृहिणी का पथ्यापथ्य। तो योग रत्नाकर में गृहिणी का पथ्यापथ्य का आधार आया है। योग रत्नाकर में है, चरक में है, सभी ग्रंथों में है उसका वर्णन है। तो उसका हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो विस्तृत पथ्यापथ्य तरीका कि पथ्य क्या करना चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ये जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया है ये सब ग्रंथ में ही है, ग्रंथ का छोड़ के नहीं बताया। और ये बाकी का जो है ना आहार योग्य वगैरह, ये हम अभी हमारे डेली लाइफस्टाइल की तरफ उसको थोड़ा सा मोड़ करके या उसका मॉडिफाई करके हम बता सकते हैं। अन्य वर्ग में पुराणशाली, चावल, ज्वार, मूंग, मसूर, अरहर, गेहूं, मकोई, ये सब पथ्य बताया गया है। अपत्य में उड़ीद, कुल्थ, चना, मटर, सोयाबीन, ये अपत्य है। शाक वर्ग में भी लौकी, तरोई, परवर, चांगेरी, ये जो शाक है ये ज्यादा पथ्यकर है। मांस वर्ग में इसमें बकरी का मांस बोला है, मगर हम मतलब मेरी प्रैक्टिस में या मैंने जहाँ पे भी प्रैक्टिस देखी है ऐसी, वहां पे नॉनवेज का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, या बताया जाता है कि आप जैसे अग्नि दीपन के लिए अगर हम चिकित्सा दे रहे हैं तो वहां पे बस आप तर्पण के लिए बस मांसरस का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये हम खुद नहीं करते। जल वर्ग में भी ऐसा ही है। दुग्ध वर्ग में भी ज्यादातर तकर का ही यूज होता है, नवनीत का यूज होता है, घृत का यूज होता है। दुग्ध का रसाला का यूज हमने नहीं किया है, कंथ में भी दिया है तभी भी हम थोड़ा सा संभाल के ही करते हैं। बाकी तो ये सब जो दही का वर्ग है या दुग्ध का जो वर्ग है, इसमें अगर लस्सी, पनीर, सोयाबीन दूध, ये सब चीजें पेशेंट को कंप्लीटली अवॉइड करने के लिए बोलनी है। ये सब अग्निमांद्य करें। अगर पेशेंट का अग्निमांद्य हो रहा है, ये चीजें अगर आपको दिख रही है, तो पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा, या ठीक होगा फिर से उसको प्रॉब्लम आएगी, तकलीफ आ जाएगी। कंद वर्ग में भी गाजर, मूली, सिंघाड़ा ये आप दे सकते हो। आलू साबुदाना यहाँ पे मैंने जैसे दिया है, ये ग्रंथ में भी कई कई बार अलग अलग शब्दों में वर्णन है उसका। हम अभी प्रैक्टिकली पेशेंट को कंपलसरी बोलना है। जो गृहिणी मतलब गृहिणी का स्पेक्ट्रम जितना बड़ा है, जैसे आपने अगर शुरुआत से देखा होगा कि जहाँ से अग्निमांद्य की संप्राप्ति है, अजीर्ण है, विदग्धाजीर्ण है, अजीर्ण के 5 प्रकार है, और अतिसार है। ये सब चीजें अगर पेशेंट में कोई भी लक्षण दिख रहा है तो उसमें आलू और दूसरा साबुदाना,
ये जो महाराष्ट्र में उसको बहुत ज्यादा महत्व है, साबूदाना की खिचड़ी बहुत सारे लोग यहाँ पे खाते हैं। तो ये जो चीज है ये कंपलसरी बंद करना है। ये बहुत खराब चीज है जिनका अग्निमांद्य है, ठीक है, अतिसार है। आहार योगी जो है इसमें ये सब जैसे मैंने नीचे दिया है ये सब चीजें पथ्यकर है। लाजा, तिल तेल, सेंधो, जीरा, सौंठ, धनिया, ये सब। और ये बाकी ये सब चीजें है अपथ्य। ये जो फास्ट फूड की जो आइटम्स है ये सब आपको अपथ्य करके आपको पेशेंट को बतानी है। इसका सिंपल आप जैसे वर्गीकरण कर सकते हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए हमने एक जो पेपर बनाया है डाइट चार्ट, उसमें हमने एक मूंग का पथ्य ऐसे भी बनाया है। दूसरा हम पित्त रोगों के लिए या जिनका पेट खराब है इनके लिए जो पथ्य बनाए उसमें ज्यादातर हम हल्का आहार या फल सब्जी ऐसे ही प्रेफर करते हैं। यहाँ पे जो ज्वारी और बाजरे की रोटी होती है जिसे भाकरी बोलते हैं वो भी ज्यादा प्रेफर करते हैं। या जौ या बार्ली ये चीज भी हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, बाकी की चीज हम ज्यादातर अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अभी ये मेजर चीजें है। गृहिणी के जो रोगी है उन्होंने कभी नहीं बोलना चाहिए। पहला, चरक सूत्र का स्थान का रेफरेंस है, अजीर्ण में भोजन ना करें। अगर पेशेंट अजीर्ण में है, अध्यशन नहीं करना है उसमें। अजीर्ण अध्यशनानाम गृहिणी दूषणानाम ऐसा बोला है। अगर पेशेंट बार बार खाता है, खाने के बाद फिर से खाता है, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है। मात्रा प्रमाण, मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है गृहिणी के रोगों के लिए। आहार राशि जो है उससे उत्तृप्ति उत्पन्न होती है, मगर गुरु आहार का सेवन ज्यादा मात्रा में करना ये भी गृहिणी के लिए हानिकारक है। मंदाग्नि अगर है तो उसमें कटु, आम्ल, लवण ये चीजें हमें पहले खानी है। तो इसका मतलब ये से क्यों है, क्योंकि हमने पहले इससे पहले देखा है कि जो पेशेंट्स है हमारे या हमारे चरक सूत्र स्थान में जो चरक चिकित्सा स्थान में जो हमारी अग्नि की चिकित्सा हमने देखी है उसमें हमने लवण, आम्ल ये रस अग्नि संदूषण के लिए, अग्निदीपन के लिए बेस्ट है ऐसा हमने देखा है। तो वो चीजें हमने, वो रस के द्रव्य हमें ज्यादा खाने हैं। उदर के 4 भाग करने हैं, ये भी आपने देखा होगा, चरक में भी वाग्भट में भी है। तो 4 पार्ट्स करने हैं, मतलब इमेजिनरी। पेशेंट को बताना है कि एक भाग अन्न का, एक भाग द्रव का, और एक भाग वात या मतलब उसको खाली रखना है। और बाकी फोर्थ जो पार्ट है वो उसको छोड़ देना है, उतना नहीं खाना है, ठीक है। भोजनोत्तर आचरण अगर देखेंगे हम तो वाग्भट में भी ऐसे बताया कि भोजन के बाद बोलना, चलना, सोना ये नहीं करना चाहिए, कंपलसरी। इसमें मैं एक चीज बताता हूँ पेशेंट को कि खाने के बाद में कम से कम 3 घंटा सोना नहीं है। अगर हम 3 घंटा नहीं सोते तो पेशेंट का अग्निमंदन नहीं होता, अजीर्ण नहीं उत्पन्न होता, ठीक है। तो आमाजीर्ण में पेशेंट नहीं जाता। से अग्नि का सेवन ये भी है। बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद टहलने जाते हैं धूप में या ट्रैवलिंग करते हैं टू व्हीलर पे, ये भी गलत है। भोजन के बाद भारीपन अगर लगे तो सुश्रुत सूत्र स्थान में जो बात बताइए कि राजक के समान जैसे सीधा बैठना है, ठीक है। तो उसको हम पेशेंट को ऐसे भी बता सकते हैं कि खाने के बाद ये सब गृहिणी के पथ्य है। हाँ, ये पेशेंट को आपको बताना ही है, नहीं तो बस औषध देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो खाने के बाद पेशेंट को कम से कम 5 से 10 मिनट में वज्रासन में बैठना है, या सीधा सिर करके बैठना है, या उसे राजावत आसन ऐसा बताया गया है। और अगर आपको उनको अगर आराम करना है तो लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा करवट लेके लेटना है, सोना नहीं है। तो यहाँ पे दिखा है को पादशाह गत्वाम, मतलब यहाँ पे भी घूमने के लिए बताया है। और उसमें बाद में पार्श्वेन संविशेत, मतलब लेफ्ट साइड को ही हमें थोड़ा सा करवट लेके लेटना है। हमारे यहाँ पे एक कहावत है महाराष्ट्र में, वाम कुक्षी उसे बोलते हैं, मतलब दोपहर को सोना। तो वाम कुक्षी इसका भी अर्थ यही है। वाम मतलब लेफ्ट साइड, और कुक्षी मतलब कुक्षी मतलब लेफ्ट साइड आपका शरीर का। तो वाम बाजू पे अगर आप थोड़े से लेटते हो तो ये ज्यादा हेल्पफुल है, ना कि सोना है, ठीक है। वो 2-2 घंटे वाली जो नींद होती है लोगों की वो नहीं करनी है। जल सेवन का निषेध यहाँ पे दिया है। दुर्बल व्यक्ति, अल्पाग्नि, उसमें भी कम पानी पीना चाहिए। अकाल शयन का अगर दोष है तो उसमें मोह, ज्वर, दर्द, शोथ ये सब चीजें, और अग्निमांद्य होता है, वाग्भट में भी बताया गया है। तो ये भोजनोत्तर आचरण पेशेंट को समझाना, ये इसके हेतु देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को ये सब पूछना है, आप खाने के बाद सोते हो क्या, आप खाने के बाद बाहर जाते हो क्या, ये सब चीजें आपको पूछनी है। तब आपको एक एक हेतु मिलना शुरू हो जाएगा अजीर्ण के, अध्यशन के, ठीक है। अगर आम दोष के अगर कारण देखें हम तो वो भी इससे पहले भी थे, और ये भी बहुत सारे कारण है कि जला हुआ कच्चा आहार,
अत्यधिक जलपान करना, अत्यधिक जलपान करना हर रोज अभी लोग जलपान नहीं करते, लोग क्या करते हैं, सोडा पीते हैं, लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, लोग जूसेस पीते हैं, लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, ये भी अत्यधिक जलपान ही है, ये भी होते हुए है। दूसरा मानसिक विकार, शोक, क्रोध, भूख के समय पे अगर व्यक्ति पीड़ित है इसमें, तो पथ्यकर अन्न भी नहीं पचता, ये भी एक चीज हमने पूछनी चाहिए आम दोष का। अप्रिय भोजन, विष्टम्बिकर और विदाई करने वाला जो भोजन है वो आम बनने का कारण होता है, ये चीजें भी हमें आम बढ़ता है तो वहां पे हमें देखनी चाहिए। लंघन की परिभाषा जिसमें चरक में दिया है कि वमन विरेचन निरोध और संशमन के 6 उपाय, अनशन रूपी लग्न और लघुवाशन रूपी लग्न, ये दोनों चीजें पेशेंट को करने के लिए बोलना है। एक तो भोजन का पूर्ण त्याग करना है, प्यास लगने पे बस हल्का गर्म पानी पीना है, ये अनशन रूपी लंघन है, मतलब खाना नहीं है, उपवास जैसे बोलेंगे हम। और लघुवाशन रूपी लंघन जो होता है उसमें हितकर अल्प मात्रा में भोजन करना है या एक भुक्त रहना है, ठीक है, ये ज्यादातर प्रायः किया जाता है। सम्यक लंघन के अगर लक्षण देखेंगे हम, तो सम्यक लंघन हो नहीं रहा या हो रहा है, इसका हम असेसमेंट कैसे करेंगे पेशेंट में, तो वात मूत्र पुरुष का उचित त्याग होना, शरीर में लाघव होना, उरुत कंठ मुख में शुद्धि होना, उसमें डकारे नहीं आना, भारीपन नहीं लगना शरीर में, ये सब चीजें है क्या, भूख और प्यास ये साथ साथ लगना, ठीक है, ये सब चीजें अगर पेशेंट को हो रही है, बस पेशेंट को सिंपल पूछना है, भूख लग रही है क्या, खाना हजम हो रहा है क्या, भूख प्यास लग रही है क्या, अच्छे से पेट साफ हो रहा है क्या, हल्कापन लग रहा है क्या, ये 4-5 आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको सम्यक लंघन के लक्षण समझ में आएंगे। और नहीं तो इसका ये भी हम अर्थ लगेंगे कि अगर ये पेशेंट को नॉर्मली हो रहा है तो पेशेंट स्वस्थ अवस्था में है, उसका अग्नि ठीक से काम कर रहा है, ठीक है। फिर हम एक्चुअली आहार कल्पना पे आएंगे, जो यवागु कल्पना पहले बताइए, तो इसमें ये बहुसिक्था यवागु ऐसे बताया गया है कि प्रायः जो चावल से बनाई जो चीज है अन्न कल्पना में, उसे यवागु कहते हैं। उसमें उसको सिद्ध करने के लिए बहुत सारी चीजें ग्रंथ में बताई है, जैसे क्वाथ है, सिद्ध जल है, मांसरस है, तक्र है, ठीक है। तो इसका जो प्रमाण बताया गया है 16 पार्ट ऑफ जल, ठीक है, तो 16 भाग द्रव्य में 64 टाइम्स जल लेना है और अर्धावशेष मतलब हाफ होने तक उसको मंदाग्नि पे करना है। तो ये चीजें ग्रंथ में तो बताइए, हमें उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है हम देखेंगे अभी फिर से। तो पहले जो ग्रंथ में दिया हुआ है वो हम देखेंगे, तो चित्रकादि विभागों का निघंटु रत्नाकर में जो एक पार्ट आता है, तो उसमें चावल, चित्रक, चवक, सौंठ, जल और सेंधव ये सब लेना है, और उसमें 300 ml जल डाल के ये सब मिला के उसको छान लेना है, और वो जो यवागु बनेगी उसको पेशेंट को पीने के लिए बोलना है। ये अग्निवर्धक है, शूल नाशक है, तो सिंपल यहाँ पे आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, त्रिकटु का चूर्ण आप पेशेंट को दे सकते हो घर पे, बोलना है ये 1 चम्मच डालना है और इतना इतना चावल लेना है और उसकी यवागु बनानी है। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, आप पेशेंट को इजीली घर पे दे सकते हो, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। शूलग्नि यवागु, अगर पेशेंट को शूल भी हो रहा है, उधर शूल हो रहा है थोड़ा सा, तो मूंग दाल, चावल, सेंधव, धान्य और जीरक का चूर्ण, ये दीपन पाचन शूलग्न है, क्षुधावर्धक है, ये सभी पेशेंट में आप दे सकते हो। उसमें हम ज्यादातर मूंग दाल यूज करते हैं, चावल यूज करते हैं, तो जैसे खिचड़ी जैसी ये एक थोड़ी रेसिपी हो जाती है, मतलब आप अगर एकदम लिक्विड टाइप की खिचड़ी जो होती है, मेजरली यहाँ पे बनाई जाती है बहुत सारे घरों में, कि जब पेशेंट वैसे भी अच्छा फील नहीं करता तो वहां पे हम दी जाती है, तो ये भी हम दे सकते हैं निघंटु रत्नाकर का रेफरेंस से। मुदगई, तो मूंग दाल का जो सूप है ये भी बहुत फेमस है, आप जो संसर्जन हम देते हो उसमें भी इसका वर्णन आया है। तो इसके साथ हम मांसरस के साथ भी उसको दे सकते हैं, तो मांसरस का भी हम अगर कृत या अकृत मांसरस हम देंगे तो भी उसको चलेगा। यहाँ पे मूंग दाल, उसके साथ जल, अदरक, घी, सेंधव, उसका सिंपल से उसका मूंग दाल का सूप बनाना है। दूसरा कुलत्थ का सूप भी बताया गया है, तो कुलत्थ भी एक कटुपाकी या वात कफ शमन करने वाला, मेद घटाने वाला मेजरली, और अजीर्ण और गुर्म में ज्यादातर विशेष उपयोगी है। तो ये दोनों रेसिपी आप अगर स्क्रीनशॉट करके आप पेशेंट को एज इट इज बताएंगे तो भी चलेगा। तो ये सिंपल रेसिपी है, आप खुद भी उसके साथ चूर्ण दे सकते हो और पेशेंट को घर पे के लिए करने के लिए बोल सकते हैं। तो गृहिणी चिकित्सा के लिए ये जो आहार बताया गया है, एक जस्ट हमने 3-4 एग्जाम्पल दिखाए। चरक सूत्र स्थान में भी बहुत सारे यवागु यूज का वर्णन आया है, योग रत्नाकर में आया है, शिवसूत में आया है, तो अलग अलग। और एक आपको एक बुक बताता हूँ, आप अगर आपके पास है नोटपैड तो लिख लीजिए। क्षेम कुतूहल नाम से एक बुक आती है, या भोजन कुतूहल नाम से एक बुक आती है, अगर चाहिए किसी को तो उसका पीडीएफ में मैं भेज दूंगा।
वैद्य अभिजीत सराफ सर जो है नासिक के, उन्होंने उस पे शुद्ध शास्त्र नाम से एक किताब लिखी है। तो शुद्ध शास्त्र चौखंबा का पब्लिकेशन है, उसमें आपको सभी प्रकार के आहार की कल्पनाएं अलग अलग तरीके से, वो भी आपको कैसे करनी है वो भी मिलेगी। और सेकंड बुक में आपको बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, औषधि आहार विमर्श नाम से एक बुक है, वैद्य गणेश करंस खेड़े उनके राइटर है, वो पुणे के है प्रॉपरली। तो आहार विमर्श नाम से जो उनका बुक है वो एक्सलेंट है। सभी ग्रंथों में से उन्होंने सब प्रकार के, या भोजन कुतुब में से निकाल के सब प्रकार के उन्होंने अंदर रेसिपीज बनाई है। तो मैं आपको मतलब बताऊंगा कि जलेबी से लेके समोसा के लेके, या आप जिसे बोलेंगे बिरयानी, ये सब चीजें उसमें आई है। आपको पूरी या उसके साथ पनीर, ठीक है, ये सब चीजें हम जब खाते हैं अभी, ये सब चीजें ग्रंथ में वर्णित है। आपको शौक लगेगा ये सुन के, मैं बहुत सारे ऐसी चीजें बताऊंगा। उसमें चकली है, उसमें लड्डू है, ठीक है, उसमें जलेबी है, सभी प्रकार के व्यंजनों का श्लोक है उसमें, ठीक है। सभी मीठे पदार्थ जो हम खाते हैं, जैसे रबड़ी खाते हैं, ये सब चीजें, पनीर खाते हैं, कुलचा खाते हैं, रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, इसका सभी का श्लोक इसमें दिया है। और उसका गुण क्या है, वो अलग अलग तरीके से जो मांस बनते हैं, मांसरस बनते हैं, उसका गुण क्या है, जो अच्छे से मीठे पदार्थ बनते हैं उसका गुण क्या है, ये सब उसमें दिया है। कचौरी का भी वर्णन है उसमें। तो ये सब आप खुद भी वो बुक पढ़ सकते हो। उसका पीडीएफ चाहिए तुम्हें, जो अभी प्रेजेंट है उनके लिए मैं भेजूंगा लिंक, या उसका भी हम एक सेशन लेने वाले हैं, उसमें हम सभी ये जो द्रव्य है उसका कैसे कार्यकारण हम अभी लगा सकते हैं वो भी लेंगे। तो ये सब चीजें गृहणी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे आहार कल्पना, युष कल्पना। तो मुद्गयु जैसे मैंने बताया, ये भी युष जो है ये बहुत सुपाच्य होता है, अग्निदीपक होता है। ये अलग अलग दाल से बनता है, मतलब मूंग मसूर कुलथ ऐसे, और सब्जियां जैसी होती है हल्की सब्जियां, उसका उपयोग करके यूज बनाते हैं जनरली। गाड़ीमाद यूज का यहाँ पे वर्णन है। दीपक, पाचक, रोचक और अग्निमान्य रुचि दूर करने वाला, और पित्तज ग्रहणी में ज्यादातर ये कारीगर है, ठीक है। तो अनार का रस, शोंठ, पिपली चूर्ण, नमक, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। आप ये भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल करके। मूंग दाल, हल्दी, नमक, ये पेशेंट को एकदम सिंपली आप लिख भी देख सकते हो, तो पेशेंट घर पे बना सकता है, ठीक है। और गुंजनक यूज में बताया, गुंजनक मतलब पलांडु, पलांडु मतलब किसी को पता है पलांडु? कमेंट में बताइए कोई। ऑनियन। ऑनियन। यस, करेक्ट करेक्ट, ओनियन प्याज, ओनियन। हाँ। यस, ओनियन। तो पलांडु के गुंजनक के दो शब्द ग्रंथ में आए हैं। एक गुंजनक का जो शब्द होता है वो गाजर जिसे बोलते हैं ना, गाजर, वो भी है, कैरोट। और दूसरा गुंजनक जो है उसमें थोड़ा सा फर्क है, ये पलांडु के लिए आया है, मतलब जो ओनियन होता है उसका, ठीक है। तो उसका भी यहाँ पे अतिसार में गुंजनक का यूज बताया गया है। नींबू रस घृत के साथ उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। मुद्ग यूज ये ज्वर चिकित्सा में भी है। और मसूर यूज जो है, ये अक्खा मसूर जो मिलता है मार्केट में, निगंडो रत्नाकर का रेफरेंस है, अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह में भी है इसका रेफरेंस। तो अक्खा मसूर और जल, ये भी मिला के आप यूज बना सकते हो। तो इसका जो सिंबी धान्य जो होते हैं, सभी सिंबी धान्य का हम यूज बना सकते हैं। तो उसका जो कॉम्पोजिशन है, वो 4 पार्ट लेके और 64 टाइम्स जल उसमें मिलाना है, और क्वाथ उसका करना है, उसका उबाल के छान के उसको हाफ करना है, अर्धावशेष मतलब उसको हाफ करना है। और जो गरम गरम जो लिक्विड है उसको पीने के लिए बोलना है, ठीक है। ये यूज कल्पना आप दे सकते हो। आर्कल में वो वेसवार और ओदन, ये दोनों चीजें आती है जो नॉनवेज खाते हैं लोग। वेसवार मतलब, वेसवार जो है उसमें हड्डी नहीं होती, ठीक है। हड्डी निकाल के जो मांस बनता है, बस निकाल के, तो उसको हम वेस्वार कहेंगे। तो ये निघंटु धन्वंतरि निघंटु का रेफरेंस है, उसमें हम त्रिकटु पंचलवन डाल के, या चिंचा खट्टी बेर ऐसा डाल के उसको हम पका सकते हैं अच्छे से, और वो पेशेंट को वो भी सूप की तरफ दे सकते हैं, ठीक है। तो वेस्वार जो है एक्चुअली उसे हम अभी अभी की भाषा में क्या कहेंगे, कोई बताएगा? जो नॉनवेज खाते हैं लोग, नहीं पता। वेस्वार को हम अभी की भाषा में, जैसे आप अभी एक्चुअली यहाँ पे मैंने श्लोक नहीं दिया, मैं आपको श्लोक भेजूंगा। तो वेस्वार का जो वर्णन है वो कंप्लीटली खीमा का है। किसी ने खीमा खाया होगा तो उसमें जो जैसे क्रश करते हैं, मतलब बारीक करते हैं पूरा, ठीक है, उसमें हड्डी वगैरह कुछ नहीं होती, प्लेन रहता है वो पूरा, वैसा वर्णन है उसका वेश्वार का। वैसे एकदम प्रॉपरली वो कैसे करना है उसका विधि आया है ग्रंथ में, ठीक है। और एक आया है शूल्योदन। शूल्योदन मतलब आप बारीक भी क्यों खाते हो?
जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा, बारबेक्यू का वर्णन आया है प्रॉपर, जैसे मतलब सूली पे ऐसे टुकड़े टुकड़े लगा के वो जो बर्न करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, बारबेक्यू करते हैं, तो वही वर्णन आया है उसका, वो शूल्योदन नाम है उसका। और ओदन जो है चावल से बनाया है, इसको हम सिंपल राइस कहेंगे, उसका भी वर्णन है। धान्य का आदि सिद्ध ओदन, इसका भी रेफरेंस है, धान्य शोंठ के एडिशन करके वो ओदन बनाना है। और मथित भक्त, मथित मतलब उसमें दही डाल के जो बनाना है, उसको भी मथित भक्त या कर्ड राइस जैसे सिंपल बताएंगे हम, इसका भी एक वर्णन है। ये भी हम पेशेंट को घर पे करने के लिए गृहिणी के दे सकते हैं, स्टेज बाय स्टेज। यस, ओके, यस, प्रमेय भी बोला, यस, क्योंकि वो आहार कल्पना लघु हो जाती है। जैसे मैंने इलस्ट्रेशन दिखाया कि आपको विस्वार या उदन का स्वरूप। अभी आहार कल्पना में और एक चीज आती है, वो है सिद्धजल और शाक और पेया। तो सिद्धजल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक पेशेंट को सौंठ, धनिया, इसका पानी देने के लिए बोलता हूँ। ये सौंठ, धनिया और जीरा, इसका हम अगर पेशेंट को पानी करने के लिए बोलते हैं, मतलब 1 लीटर पानी लेना है, उसमें अगर हम हाफ टी स्पून सौंठ चूर्ण, उसके साथ 2 चम्मच धनिया चूर्ण और 1 टीस्पून जीरा चूर्ण, अगर हम पेशेंट को उसको मिक्स करने के लिए बोलेंगे और उसको गर्म करके हाफ करना है, फिर छान लेना है। ये पेशेंट को, ये दीपन पाचन, सर्वोत्तम दीपन पाचन का काढ़ा है, या उसे हम सिद्ध जल कहेंगे, तो पेशेंट को हम दिन भर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पेशेंट दिन भर भी खा सकता है। सिद्धजल का रेफरेंस है यहाँ पे, अतिविषा है, ये सिद्धजल का अष्टांग का रेफरेंस है, मूलक शाक का रेफरेंस है। लाजापेया भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, एकदम सिंपल है, लाजापेया और लाजामंड। ठीक है, आगे जाएंगे हम उसके साथ। संस्कारित तक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया पिछले लेक्चर में कि तक्र का बहुत इंपॉर्टेंस है गृहिणी में। जाति फलादि तक्र का वर्णन है यहाँ पे, दही, जाति फल, शुंठी, ये भी हम मिक्स करके उसको जैसे तड़का दे के उसको हम सर्व कर सकते हैं तक्र। आम संग्रहण में ये ज्यादा उपयोगी है। गौरी तक्र का रेफरेंस क्षेम कुतकल में आया है, उसमें दधी, त्रिकटु, यहाँ पे संतरे की छिली हुई शाल ऐसे भी आया है, अलग रेफरेंस है यहाँ पे। तो ये भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये पहले आप खुद बनाओ, आपको अगर अच्छा लगे तो ही पेशेंट को बताओ। ठीक है, आप खुद टेस्ट करो पहले। गौरी तक्र, कोशातक या तोरई जो है, ये पित्तज ग्रहणी में बेस्ट मानी गई है, तो इसका हम क्लिनिकल रेफरेंस है उसका। ये मिर्च या मरीच चूर्ण या सेंधव डाल के उसको हम पेशेंट को खाने के लिए बोल सकते हैं। पित्तज ग्रहणी में ज्यादा अच्छा काम करता है, पित्तनाशक है, अर्शनाशक है, और संग्रही काम करता है, दीपन अच्छा करता है पेशेंट को। ठीक है, अभी हम देखेंगे अनुभूत कल्प। बहुत सारे वैद्यों में यहाँ पे अनुभूत कल्प का वर्णन किया है। तो पहले हम देखेंगे नृस्याचार्य बागेवाड़ीकर जी है, जो है सोलापुर के, तो उनका अनुभवामृत नाम का एक बुक है, तो वहां से हमने ये रेफरेंस लिया है। ये बहुत अच्छा है, आप ये डायरेक्टली ऐसे भी यूज कर सकते हो उसको। अगर गृहिणी में तृष्णा और अन्न भी दान है, तो मुक्ति युक्त प्रवाल पंचामृत देने के लिए उसमें वर्णन आया है। गौरव, आलस्य या चिराग पात है, तो उसमें शंखवटी, नींबू स्वरस या नींबू शर्करा के साथ, नींबू पानी के साथ आप देख सकते हो। बलक्षय है और क्लम है, तो सुवर्ण प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। दोषानुसार दोष हम देखेंगे तो वातज गणी में पंचामृत प्रॉपर्टी, वातज गणी में दशमलारिष्ट, उसके साथ पित्तज गणी में लोह प्रॉपर्टी, प्रवाल भस्म, सुवर्णमाक्षी, ये उन्होंने पुड़ी का कॉम्बिनेशन बताया है। ये आप ऐसे भी दे सकते हो, या आप आपके पेशेंट के हिसाब से उसको चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है कि कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, पंचामृत प्रॉपर्टी के साथ कुटज घन या बिल्व चूर्ण, या संधिपात जे तो स्वर्ण प्रॉपर्टी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, कुटज घन, बिल्व चूर्ण, कनक सुंदर, या आम युक्त या अधिक मल प्रवृत्ति हो रही है, शिवलो युक्त मल प्रवृत्ति हुई, इसमें हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो ये आपको योग डायरेक्टली जो वैद्यों ने यूज किए हैं, उसका अच्छा यूज है, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसके बाद में वैद्य भास्कर गोखले जो है, भावी गोखले, उनका चिकित्सा प्रदीप नाम का एक ग्रंथ है, उसमें जो उनके अनुभव की योग आए हैं, तो उसमें भी जाति फलादि गुटिका, भल्लातक गुटिका, इसका अगर डिटेल चाहिए, मतलब जाति फलादि में क्या है या कुटज कल्प में क्या है, इसके अहिफेन कल्प में क्या है, वो भी आपको ग्रुप में बताऊंगा मैं। यहाँ पे ज्यादा ये डिटेल हो जाएगा ये स्लाइड, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो अतिसार प्रवाहिका में उन्होंने ज्यादातर अहिफेन कल्प का उपयोग किया है। इसबगोल, या जैसे मैंने बोला था इससे पहले कि इसबगोल का यूज किया है उन्होंने। जीर्ण हो गया तो षटबर ग्रुप का यूज किया है। पंचामृत मिश्रण, पंचामृत मिश्रण भी क्या है वो भी मैं ग्रुप पे डालूंगा अगर किसी को चाहिए तो। ये सब उनकी बुक में ही लास्ट में
ये सब जो मिश्रण है वो मिश्रण में क्या क्या कॉम्बिनेशन वो बताते हैं, वो भी वहाँ पे डिटेल में बताया है। अगर आपके पास है ये बुक तो आप जरूर पढ़िए, नहीं है तो पीडीएफ भी मिलता है उसका, बुक खुद लीजिए। ठीक है, भाविक गोखले जी का चिकित्सा प्रदीप। अग्निमांद्य, अजीर्ण और अभ्यंतर श्रवण औषधि हम देखेंगे तो वातज ग्रहणी है या शूल है तो उसमें शूल हरवटी अजमोदादी वटी। वात पित्तज है तो उसमें शंखवटी का उपयोग ज्यादा करेंगे हम। वात कफज है हिंगवादी वटी। जो स्टूडेंट्स या जो मेरे वैद्यों ने इससे पहले 2 सेशन 3 सेशन किए हैं तो उनको ये सब पता होगा, ये शंखवटी कहाँ पे यूज करनी है, कामदुदा कहाँ पे यूज करनी है। और पिछले सेशन पे हमें इससे डिटेल लिया है, एक एक साइड इस कल्प पे ली है हमने, तो वहाँ पे ज्यादा आपको डिटेल समझेगा अगर आपको यही पे समझ नहीं आ रहा तो साम निराम अगर है अवस्था तो आम पाचक वटी है, आरोग्य क्षार है। ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हो। और आरोग्य क्षार में आरोग्यवर्धिनी वर्जक क्षार का उपयोग है। शूलहरवटी में जो कॉम्बिनेशन है उसमें शुंठी, टंकण, सैंधव, हिंगू, ये सब दीपन पाचन करने वाली और क्षार और लवण की औषधियां हैं, जहाँ पे शूल कम करना मेजरली और अग्निदीपन करना ये कर्म है। कटुका कज्जली में कटुका चूर्ण और समगद्ध कज्जली है तो उसको भावना देके बनाई है, तो ये भी बहुत अच्छी यूज होती है पित्त या कफ श्रेणी में भी। सुनिधि सिद्ध प्रयोग संग्रह नाम से एक ग्रंथ है, गोपाल शरण गर्ग जो वैद्य है उनका, तो उसमें उन्होंने अतसी, सौंठ और इंद्रयो इसका भी एक चूर्ण मिला के सेवन करने के लिए दिया है संग्रहणी में। इमली बीज और जीरा मिश्री का मिश्रण दिया है। एक सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, आपको अगर पेशेंट को बहुत बड़े बड़े मेडिसिन नहीं देने या आपको समझ नहीं आ रहा या पेशेंट को अवेलेबल नहीं हो रहा तो ये सब चीजें आप पेशेंट को इजीली दे सकते हो गृहिणी में। ठीक है, जैसे धनिया का फांट हो गया, धनिया के 10 ग्राम फांट में 2-3 बार, जैसे मैंने बताया था कि धनिया सौंठ का अगर फांट देते आप घर पे करने के लिए तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है उद्दीपन पाचन के लिए। नारियल, बेल और सौंठ के लड्डू करने के लिए बोलना है, तो वो भी हम छोटी छोटी गोलियां करके हम पेशेंट को एक एक लड्डू सुबह शाम खाने के लिए दे सकते हैं। अनुभूत प्रयोग जो विशेष प्रयोग बताया गया है कि गृहिणी का चूर्ण यहाँ पे है, वो भी उनकी बुक से है। तो एला, वंशलोचन, लोह भस्म और शीतल चिली, इसका भी प्रयोग कुटक्स के साथ कर सकते हैं। जसवंत राय जी सहगल वो जो वैद्य है उनका रेफरेंस है ये। और दूसरा संग्रहणी शामक वोटी उन्होंने बताई है, बिल्व, आम, जामुन, ये अहिफेन, केसर, जायफल, ये सब चीजें ये संग्रहण करने वाली मेजर है, तो ये हम अतिसार नाशक और जीर्ण संग्रही नाशक उसमें हम इसे यूज कर सकते हैं। वेदव्यास जी, शर्मा जी के बुक में इसे रेफरेंस मिला है। ग्रहणी ऋतु एक चूर्ण है, उसमें मुक्ता, मकरध्वज, गंधक, कलमिशोरा, काली मिर्च, अजमोदा, इसका भी कॉम्बिनेशन बताया गया है। वैद्यराज बाकीलाल और गृहणीनाशक मिश्रण रसपरपटी, काली मिर्च, भंगा। मतलब यहाँ पे आप देखें तो 2-3 चीजों का बहुत सारा वैद्य यूज करते हैं, एक तो भंगा हो गया, आइफेन हो गया और कुचला हो गया। ये तीनों जो विष द्रव्य है इनका बहुत अच्छे से यूज बहुत सारे वैद्यों ने गृहिणी में किया है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है वो आपको प्रॉपर समझने आना चाहिए बस। स्वानुभूत अगर देखेंगे हम चूर्ण तो उसमें शुंठ, मुस्ता, बेल, चित्रक, पिपली मूल, ये भी समान भाग मात्रा में अगर देंगे तो उसका अनुपान इसके साथ दे सकते हैं आप, तो ये मलावृत और गृहिणी के पेशेंट में अच्छा काम करेगा। और वर्तमान में कोलेटिस के जो पेशेंट्स हमें ज्यादा मिलते हैं उसमें हम ये ज्यादा यूज कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोटोकॉल उन्होंने बताया कि गृहिणी रोग मिश्रण देना है, वत्सगादि घनवटी देना है, चित्रकादि वटी देना है, आम पाचक चूर्ण देना है, ये सब गोल रात में देना है। बहुत सारे वैद्य या मॉडर्न के डॉक्टर्स भी ये सब गोल का बहुत अच्छा यूज करते हैं, तो पेशेंट को अगर ज्यादातर मतलब प्रवृत्ति भी है और ग्रसित मतलब प्रवृत्ति है उसमें ये सब गोल आप भी यूज कर सकते हो। ये सब गोल भूसी मिलती भी है और एक मॉडर्न का एक मेडिसिन भी मिलता है, उसका सॉफ्टबैक नाम से कॉम्बिनेशन मिलता है, ये सब आयुर्वेदिक ही है मगर ज्यादातर एलोपैथी के लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको पता भी नहीं होगा इसका। सॉफ्टवैक नाम लिख लीजिए आप, तो ये सॉफ्टवैक नाम का जो पाउडर आता है उसमें सभी ये चीजें हैं, ये सब उसमें उसमें निशोत्तर है। ठीक है, ये सब चीजें हम आयुर्वेदिक की ड्रग है उसमें, उसका भी आप एक 1 टीस्पून आप नाइट में दे सकते हो। जाति फलादि चूर्ण का रेफरेंस आता है शारंगधर में, ये हमारा रह गया था, तो इसमें मेजरली जाति फल, लवंग, त्वक, ये सब चीजें जो बताई गई है इसमें स्पेसिफिकली बताया गया है। ये ग्रहणी काश श्वास, तो ग्रहणी में ज्यादातर ये काम करता है, तो ग्रहणी श्वास काश ये कम करने वाला जाति फलादि चूर्ण है, ये वातज ग्रहणी में मेजर अच्छा काम करता है। चित्रकादि चूर्ण मंदाग्नि में और वड़वाणल चूर्ण, ये दोनों चूर्ण अच्छे काम करते हैं, तो उसको हम मातुलुंग या दाड़िम स्वरस के साथ दे सकते हैं या उसको हम तक्र के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये दोनों चूर्ण मार्केट में एज इट इज मिलते हैं। आप अगर देखेंगे तो जाति फलादि चूर्ण सारंगधर संहिता का रेफरेंस है।
तो ये पाचन तंत्र को मजबूत करने वाली या ग्रहणी को अच्छा करने वाली दवा है। ये संग्रहण का काम भी करती है, शूल भी कम करती है। वड़वानल चूर्ण अग्निदीपन के लिए बहुत उत्तम है, मंदाग्नि को दूर करने वाला। इसके पहले पार्ट, लेक्चर के पहले पार्ट में हमने लास्ट पार्ट में देखा था बहुत सारे चूर्ण, जो रह गए उसमें से ये हम यहाँ पे कवर करेंगे थोड़े। वड़वानल चूर्ण भी मिलता है मार्केट में, एज इट इज आप यूज कर सकते हो। हरित कैचुतु चूर्ण और कपिताष्टक और दाड़िमाष्टक चूर्ण जो है ये भी मिलता है। ये अतिसार में, ग्रहणी में, आमाशय में आते हैं ये सब, और ये भी सभी शारंगधर के रेफरेंस है। ठीक है, तो शारंगधर संहिता में जो चूर्ण अध्याय है मध्यम खंड में, तो यहाँ पे आपको ये सभी का रेफरेंस मिलेगा। ये मार्केट में सभी अवेलेबल है। कपिताष्टक चूर्ण भी मिलता है और दाड़िमाष्टक चूर्ण भी आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ज्यादातर हम पित्तज अतिसार में या पित्तज ग्रहणी में इसको ज्यादा यूज करेंगे। कल्याणक गुड़ भी यूज कर सकते हैं। कल्याणक गुड़ सभी ग्रहणी विकार में, अग्निमांद्य जिसमें अग्नि दीपन की आवश्यकता है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। ग्रहणी कपाट रस, ये 3 रस हमने लास्ट टाइम नहीं देखे थे, तो उसको हम थोड़ा हम कवर करेंगे। तो मेजरली ग्रहणी कपाट रस नाम से भी आपको समझ आता है कि ग्रहणी कपाट रस, ठीक है, ग्रहणी को कम करने वाला रस है। दूसरा अजीर्ण कंटक रस है। सिंपल, जिनको आप, जिसको अजीर्ण है, सभी अजीर्ण मतलब सभी प्रकार के अजीर्ण हो गए, विसूचिका हो गई, ये सभी प्रकार के अजीर्ण में आप इसको दे सकते हो। इसको कैसे यूज करना है उसका भी, कंटकादि फल के साथ उसका भावना आई है तो तकर के साथ भी यूज कर सकते हो आप। और रामबाण रस का अग्निदीपन में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस आया है। ये सभी चूर्ण जो है ये मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो और पेशेंट को हम दे सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कल्प हम लास्ट सेशन में भी देखा था हमने, बहुत सारे कल्पों का अध्ययन। अभी जो कुछ रह गए वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो तीनों जो कल्प है जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इस ग्रहणी कपाट रस, पांडु अतिसार, शोथ, ज्वर में भी इसका यूज होता है। अजीर्ण कंटक रस, आपको अजीर्ण में क्या देना है अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल नाम से ही उसको समझ में आएगा आपको। अजीर्ण कंटक रस मिलता है मार्केट में, और रामबाण रस मिलता है, ये संग्रहणी में और अग्निमांद्य में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, अभी आप स्क्रीन अच्छे से देखिए, यहाँ पे हम पूरे जो कल्प है वातज गणित की उसको डिस्क्राइब किया है। पंचमलादि घृत है, पंचमलादि तेल है, चूर्ण है, चित्रकादि गुटिका, वड़ावाणन चूर्ण, कोष्ठवर चूर्ण, मरीचद्य चूर्ण, तकरारिष्ट, ये सभी आप कौन से अवस्था में देना है वातज गणित की, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो। कौन से गणनी के प्रकार में कौन से इंडिकेशन है, कौन से लक्षण है, दीपन पाचन करना है तो कौन सा है, सामावस्था है तो कौन सा देना है, सकफस अवस्था है, पाचन अनुलोमन करना है तो कौन सा है, मूड वातानुलोमन करना है तो कौन सा है, ये सभी प्रकार के चूर्ण का अध्ययन यहाँ पे हमने डिटेल स्क्रीन पे दिया है। पित्तज एवं कफज गण में कौन से चूर्ण यूज करना है ये भी दिया है। नागरादि चूर्ण, भूनिम्बादि चूर्ण, पिंडासव, दुर्लभादि क्षार, ये सभी हम अलग अलग अवस्था में हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो कल्प चयन करना है बस दोषों के आधार पर नहीं, मगर अवस्था, सामता, बल प्रकृति, ये जो दशवधि परीक्षा जो हमारी अष्टांग बताई गई है, इस सभी का यूज करके हमें ग्रंथ में अलग अलग मेडिसिन से वो कौन सा चूज करना है वो हमें आना चाहिए। अभी हम देखेंगे अगला पार्ट, जो गृहिणी के लिए डायग्नोस्टिक टूल्स या डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन के लिए क्या हम कर सकते हैं या करना चाहिए, इसका हम पार्ट बहुत सारे वैद्यों ने या स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि सर उसका भी हमें थोड़ा सा एक डिटेल मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। इसका कारण ये है कि बहुत सारे बार क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट बहुत सारी फाइल लेके आता है, क्या हमें पूछता है कि सर कौन सी टेस्ट करो, तो हमें पता होना चाहिए कि उस टेस्ट का मतलब क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन हमारी भाषा में क्या होता है। तो पहले तो रोग रोगी परीक्षा, रोग निदान परीक्षा हमारी जो आयुर्वेद की है वही करना है। मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करेंगे हम गृहिणी के लिए, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मल परीक्षण। तो मल परीक्षण जो है तो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। ये उसे स्टूल एग्जामिनेशन मॉडर्न में कहेंगे हम। हमारी हमारी जो परीक्षण है वो हमने सेकंड पार्ट में ली है, वो हम डिटेल में नहीं लेंगे अभी। मॉडर्न की इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें क्या देखना है पेशेंट को, मतलब पेशेंट जब टेस्टिंग करता है तो कंसिस्टेंसी कैसी है, म्यूकस है क्या, फैट ग्लोबुल्स है क्या, ये सब मॉडर्न पैरामीटर्स चेक करना है। अगर हमें उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, अगर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल ज्यादा है मल परीक्षण में, मतलब स्टूल एग्जामिनेशन में, तो मंदाग्नि है, अपूर्ण पचन होगा है, ग्रहणी दृष्टि हुई है। म्यूकस है तो कफ इन्वॉल्वमेंट है, कफ प्रधान ग्रहणी है। फैट ग्लोबुल है वो भी धात्वाग्नि मानदेय है। पैरासिट्स दिख रहे हैं उसमें तो कृमि है ग्रहणी में। ठीक है, ऑक्लूड ब्लड दिख रहा है तो पित्त प्रकोप है या इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी हम पेशेंट के अंदर चल रही है, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें भी हमारी तरफ हमारे जो निदान के साधन है वो भी हमें यूज करना ही है, मगर हमारे पास अगर पेशेंट की रिपोर्ट्स आती है उसमें क्या देखना है ये हमें पता होना चाहिए। सीबीसी, एलएफटी, टीएफटी, ये जो टेस्ट है सभी,
इसका हम कैसे इंटरप्रेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीबीसी पेशेंट लेके आता है हमारे पास, तो क्रोनिक माल अब्सॉर्प्शन हो गया, तो लो हीमोग्लोबिन रहता है, मतलब ग्रहणी की संप्राप्ति आपको दिख रही है, पेशेंट के साथ रिपोर्ट है, वो बोल रहा है सर मेरा एचबी कम हो रहा है। तो एचबी कम हो रहा है या एचबी कम रह रहा है, इसका हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो रसदत्ताति धातु का क्षय है, और क्षय की वजह से ही हमें ये इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दिख रहे हैं, या हाई एसआर, इसका आम संचय किया, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन बॉडी में चल रहा है, इसका भी इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं रिपोर्ट से। एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी है अगर, तो इन्फ्लेमेशन है कहीं पे, तो इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन है, ये भी हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाहर से ही। विटामिन बी 12 एवं डी 3 की डेफिशिएंसी बहुत देखी जाती है, हर 2 पेशेंट में एक पेशेंट को D3 या B12 का डेफिशिएंसी है ही। तो क्रोनिक इंटेस्टाइनल मैलअब्सॉर्प्शन है क्या? जैसे मैंने एक रील भी डाला था अभी फिलहाल के 2-3 दिन पहले, कि बस B12 का मेडिसिन लेने के काम नहीं होगा, मेडिसिन का या B12 का जो आप कुछ खा रहे हो उसका एब्सॉर्प्शन हो नहीं रहा, इसी वजह से आपको डिफिशियंसी दिख रही है। तो ये माल अब्सॉर्प्शन ग्रहणिका है, मज्जा धातु का डिप्लेशन है वहां पे, वीकनेस फटीक आ रहा है, ठीक है, ये सब चीजें हमें देखनी है। और D3 मतलब ये भी प्योर प्योर अब्जॉर्प्शन है, धात्वाग्नि मानते हैं, और सिद्ध धातु का कर्म वीक हो रहा है, धात्वाग्नि का कर्म वीक हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है ये। लिफ्ट का भी ऐसा ही है, एलिवेटेड एंजाइम से, ऐसे एचजीपीटी एसजीओटी अगर देखेंगे तो ये पित्त का रेगुलेशन नहीं है, यकृत इन्वॉल्वमेंट है उसमें, या यकृत का पैथोलॉजी उसमें है, पित्त प्रदान ग्रहणी के लक्षण इसमें ज्यादातर दिखते हैं। और हाइपरथायरॉइड या हाइपोथायरॉइड के जो लक्षण है उसमें वात पित्त का प्रकोप है, या अलग अलग संप्राप्ति उसमें दिख सकती है, ये कंपल्सन कोई नहीं है, मगर ये रिफ्लेक्शन जैसे दिख सकता है। जो मेजर 3 टेस्ट पेशेंट करके आते हैं, उसमें होती है एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, और फूड टॉलरेंस टेस्ट बहुत सारे नहीं करते, मगर अल्ट्रासाउंड यूज ही करते, अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन से बोलते हैं हमें। तो जिया एंडोस्कोपी मेजरली पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, तो गैस्ट्रिक एंट्राइटिस, एंटर गैस्ट्राइटिस आपको दिखेगा, फंक्शनल डिसऑर्डर दिखेगी आपको आईबीएस टाइप्स में। पेशेंट हमें पहले ही बताया जाता है सर मैंने एंडोस्कोपी कर ली है 2 बार, एच पायलोरी भी किया है, और मुझे सर अल्सर से पेट में, फिर गरनी का प्रॉब्लम हुआ है। तो ये पेशेंट की जो एंडोस्कोपी की रिपोर्ट देख के भी हमें पता चलता है कि कितनी सीवियरिटी है, ठीक है, अजीर्ण की संप्राप्ति कितनी है, विदग्धाजीर्ण की कितनी है, उसके बाद पित्तज ग्रहणी की कैसी इन्वॉल्वमेंट है, ये आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। कोलोनोस्कोपी का भी वैसे ही है, फंक्शनल कितना फंक्शन खराब हुआ है, इन्फ्लेमेशन कितना है, अल्सर से क्या, क्रॉन डिसीज है क्या, ये भी आप स्टडी कर सकते हो कोलोनोस्कोपी से। अल्ट्रासाउंड का भी वैसा ही है सेम, गॉल ब्लैडर और फैटी लिवर काम देख सकते हो, हाई सीआरपी भी वैसे ही है। तो ये सब चीजें हमें पेशेंट को एडवाइस करनी है ना कि नहीं करनी, ये आपका खुद का चॉइस है। कई कई बार मैं खुद भी करने के लिए बोलता हूँ पेशेंट को, और पेशेंट खुद भी करके आते हैं। तो ये थोड़ा सा विवाद का विषय हो जाता है फिर से आयुर्वेद वैद्यों में, कि एलोपैथी का डायग्नोसिस करना है नहीं करना है। देखो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब ज्ञान चक्षु है जो वैद्यों के पास थे, अपने ऋषियों के पास थे, उनको समझ में आता था कि अंदर क्या चल रहा है, हमें नहीं पता होता, ठीक है। अगर हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास इतने अच्छे से साधन है, तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए, बस उसका इंटरप्रिटेशन हम आयुर्वेदीय संभाषा में कैसे करें, आयुर्वेदीय परिभाषा में कैसे करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब किया है कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी, मगर उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन का इंटरप्रिटेशन हमारे भाषा में कैसे करना है, धात्वाग्नि मानदंड कैसे देखना है, उसमें उसमें दोषों का चयन प्रकोप कैसे देखना है, ये अगर आपको समझ में आ गया, तो वो सब इन्वेस्टिगेशन जायज है, वो आप कर सकते हो, वो आपको यूजफुली रहेंगे। इंटीग्रेटिव डायग्नोस्टिक मैपिंग जैसे मैंने बताया कि स्टेटस प्रेडोमिनेंस जो कुछ है प्रेवेलेंस, वो हमें देखना है। अभी ये मैं केस आपके साथ साझा करूंगा, थोड़ी मेरी अच्छी केस है ये, बहुत सारे केसेस है वैसे। ये थोड़ा केस आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं, कि एक 23 ईयर्स की एक फीमेल मेरे पास आई थी, तकरीबन उसको अभी एक 10 महीने हो गए, अभी ट्रीटमेंट चल रही है उसके अच्छे से। तो प्रॉब्लम ये था कि कम से कम 4 से 5 साल से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, और एकेडमिकली भी अच्छी थी, मतलब गुड लुकिंग थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था वैसे। 3-4 साल से उसको ग्रहणी के एग्जैक्ट प्रोमिनेंट सिम्टम दिखाई दे, उसमें मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम मलप्रवृत्ति दिन में 5 से बार होना, और इतनी परेशान हो गई वो पेशेंट, इतनी परेशान हो गई, सभी प्रकार के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनलिस्ट हो गए, लिवर स्पेशलिस्ट हो गए, सभी उन्होंने टेस्ट किया, कोलोनोस्कोपी किया, एंडोस्कोपी किया, स्टूल एग्जामिनेशन किया, सभी हो गया उनका, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। और मॉडर्न डायग्नोसिस उन्होंने किया था क्रोनिक आईबीएस है, तो गैस्ट्रो के जो डॉक्टर है उन्होंने बताया था। और
उसके साथ मनोदृष्टि थी मेरे पास जब पेशेंट आई, तो मैंने ये सब हिस्ट्री ली, बहुत सारी डिटेल में हिस्ट्री उसकी। तो मेजरली उसमें दिन में 6 से 7 बार 4 साल से फ्रिक्वेंट लूज मोशन होना, उसके साथ म्यूकस स्टूल होना, इरेगुलर बोवेल मूवमेंट होना, पोस्ट मील मतलब खाने के बाद ज्यादातर अर्जेंसी होना जाने की, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, ब्लोटिंग होना, आध्मान, मंदाग्नि, ठीक है, और बहुत थकान आना। उसका परिणाम स्वरूप एंजाइटी, स्ट्रेस और एंगर के एपिसोड्स अलग अलग, इतने एंगर के एपिसोड, और उसके साथ साथ वो डिप्रेशन में चले गई। डिप्रेशन में चली गई तो उसका जो उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, तो उसका जॉब भी छूट गया। 1 साल से वो लड़की घर पे थी। आप इमेजिन नहीं करेंगे घड़ी की जो संप्राप्ति कितनी डेप्थ जा सकती है, एक हाथ आदमी के, एक हाथ पेशेंट के पूरे लाइफ पे कैसे असर डाल सकती है। 1 साल वो पूरे घर पे रही। उनके जो पेरेंट्स थे वो मुझे बताते, सर वो बाहर नहीं जा सकती, उसको अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये सब चल रहा है, सभी ट्रीटमेंट 10-10 12-12 दवाइयां वो खा रही है, उसके साथ स्लिप डिस्टर्बेंस ही है, और मज्जा व स्रोतस का भी दुष्टि है, मतलब पित्त व जो पित्तधरा कला एवं मज्जाधरा कला हमारे पास है, बताया है। तो गृहिणी में जो पित्तधरा कला खराब है, उसके बाद मज्जाधरा कला भी खराब हो गई है, उसके बाद उसको डिप्रेशन आ गया, स्ट्रेस में चले गई, एंजाइटी के अटैक आ रहे हैं उसको, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, और घर पे मतलब पूरी साइकोसोमेटिक कंडीशन हो गई है। और ऐसे कंडीशंस में वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी गए, उन्होंने इसे बताया कि उनको डिप्रेशन की दवा देनी पड़ेगी। ये सब चीजें हो गई, और ये सब हिस्ट्री वो मुझे बता रही थी। और पास्ट हिस्ट्री में जैसे मैंने बताया कि ये सब अलग अलग सेंटर पे उन्होंने पंचकर्मा भी किया था। 2 से 3 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भी चिकित्सा हो चुकी थी, ऐसा कुछ नहीं आयुर्वेद चिकित्सा नहीं ली, पंचकर्म भी हो गया उनका। उसके बाद उनको रिजल्ट भी नहीं आ रहा था, और ज्यादा तकलीफें बढ़ रही थी। तो ये सब चीजें लेके मेरे पास आए वो, और मैंने पूरा निदान संप्राप्ति वहां पे प्रॉपर उनको समझाया कि इरेगुलर फूड हैबिट्स की वजह से, स्ट्रेस और मेंटल ओवर थिंकिंग की वजह से, और नेचुरल अर्जेस का सप्रेशन, मतलब उनका जो मैंने हिस्ट्री देखा उसमें देखा, और ये भी मुझे एक कारण मिला। और एकेडमिक प्रेशर जो है उसमें ज्यादातर उनकी लाइफस्टाइल हैम्पर होना, ये एक कारण मुझे मिला। मंदाग्नि हुआ, आम निर्मिति हुई, ग्रहणी की दृष्टि हुई, वात पित्त की वृद्धि हुई, और पित्त ग्रहणी की संप्राप्ति, और इतनी ज्यादा बढ़ने के बाद उसको मानसिक विकार में वो कन्वर्ट हो गई। ये सब ऐसी संप्राप्ति या निदान उसको हम लगा सकते हैं। तो मैंने पहले तो चिकित्सा क्या दी वो तो मैं बताऊंगा ही, उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि कम से कम मुझे पहले काउंसलिंग में उसको 30 से 40 मिनट्स लगे बस काउंसलिंग करने के लिए। वो लड़की मेरे सामने, उनके माँ बाप के सामने, बस मुझे 15 से 20 मिनट बस रो रही थी और बता रही थी। कंप्लीट मैंने सुन लिया उसका, सब लिख लिया पेपर पे, और उसको समझाया मैंने, कंप्लीट काउंसलिंग की, 15 से 20 मिनट काउंसलिंग की, और उसको आश्वासन दिया कि ये हो सकता है, बस आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धीरे धीरे हम ट्रीटमेंट करेंगे। अभी आपको कैसी ट्रीटमेंट के लिए आपको बताता हूँ मैं। पहले तो पित्त शेखर रस, बहुत ज्यादा पित्त प्रकोप था, और शूल था, मौतिक कामदुदा। मौतिक कामदुदा का चयन इसमें किया कि उसमें मौतिक भस्म है, वो शीतलता प्रभाव ज्यादा करता है, वो मन पे अच्छा काम करता है। प्रशम नाम की एक टैबलेट आती है रसशाला की, वो भी मैंने यूज की एंजाइटी स्ट्रेस में। वो कॉम्बिनेशन आप देख लेना उसमें क्या क्या है। पंचामृत परपटी, ये मुख्य औषधि मैंने उसकी वहां पे, और बिलवरी चूर्ण के साथ उसको कॉम्बिनेशन में लिया। प्रवड़ा पंचामृत और मानस मित्र वटक, मानस मित्र वटक उसको बस नाइट में एक टैबलेट लेने के लिए दिया। मानस मित्र वटक की बहुत अच्छी दवा है। कभी एक मानस रोग का हम सेशन लेने वाले हैं, उसमें हम सब मानस रोग की दवा देखने वाले हैं, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मानस मित्र वटक ये स्वर्ण युक्त दवा है, केरला की भी मिलती है, तो वो मैंने नाइट को एक बार दी। तो पहले तो ट्रीटमेंट का फोकस था हमारा दीपन पाचन करना, पित्त शमन करना, और जो दिन में 5 से 6 बार 7 बार जा रही है पेशेंट, उसको पहले तो ग्राही करना, ग्रहण करना, स्तंभन करना, और मानसिक शमन करना। ये सब चिकित्सा मैंने कम से कम पहले 1 से 3 महीने तक देने के लिए रखा, और ऐसी ट्रीटमेंट चलती रही। सेकंड स्टेज में जैसे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए उसमें बिलाजिल मैंने ऐड किया। बिलाजिल एक सांडू का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा है, वो कैसे मैं आपकी बताऊंगा आपको। वो भी 1 टीस्पून मॉर्निंग में देने के लिए। उसके साथ कामदुदा रस, टैबलेट प्रशम ऐसी चल रही थी, पित्त शिखर रस ऐसे ही। उसके साथ मैंने अभी, देखो मैंने जैसे मैंने बताया कि उसके साथ मैंने अभी 2-3 चीजें और भी करी थी। एक तो चित्रकादी वटी या शंखवटी है, वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में यूज किया था मैंने। तो जैसे हमने देखा था कि जैसे पहले मलव की चिकित्सा हो जाती है, तो फिर हमें अग्नि चिकित्सा की तरफ बढ़ना चाहिए अगले 3 महीने में। और अग्नि चिकित्सा का पहला चरण जो है उसमें हमें दीपन पाचन
मतलब लवण और क्षार का प्रयोग करना है। उसमें मैंने चेत्रकादिवटी और शंखवटी का यूज किया और प्रभा पंचामृत का यूज किया। और उसकी जो लास्ट स्टेज होती है ग्रहणी की, अग्निदीपन की, उसको स्थिरीकरण की, उसमें यूज करना चाहिए घृत का। तो मैंने ऐसा घृत का यूज किया, उसमें वो मानसिक और सभी जो स्ट्रेस फैक्टर थे वहां पे भी जाए और अग्नि का दीपन भी अच्छे से करे। तो कल्याण घृत और महापायशेषी घृत ये एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में देने के लिए कहा। तो 1 टीस्पून ऐसे 2 चम्मच ये घृत वो ले रही थी वहां से। और कल्याण घृत का ग्रहणीकार का स्वर वे दीर्घ काल में क्षीण अग्नि और मनोव स्रोत पे विशेष काम है। तो कल्याण घृत भी हम एक दिन डिटेल में देखेंगे, वहां पे मैं बताऊंगा आपको। या आपको अगर कल्याण घृत का और अच्छे से स्टडी करना है तो वैद्य पावस्कर सर है, बहुत अच्छे है सर। उनका यूट्यूब पे एक व्याख्यान है कल्याण घृत का, तो कल्पों का अध्ययन कैसे करें इस पे उनका व्याख्यान है। तो कल्याण घृत का उन्होंने फलश्रुति डिटेल में वर्णन किया है, वो भी आप कभी आपको टाइम है तो आप देखेंगे। महापैशेची ग्रुप जो है ये थोड़ा साइकोसोमेटिक कंडीशन में देने वाला ग्रुप है, थोड़ा उसमें ग्रह बाधा का वर्णन है। तो जब हमें अनप्रिडिक्टेबल कभी कभी ग्रह बाधा या मानसिक विकार होते हैं, हमें समझ नहीं आता। मुझे कभी वहां पे मुझे लगा नाड़ी देख के भी या सभी सिम्टम देख के भी मुझे थोड़ा सा लगा कि वो थोड़ा अनडायग्नोस्ड साइकोलॉजिकल कंडीशन से ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। तो महापैशेची ग्रुप का मैं यूज किया वहां पे, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत स्टेबिलिटी मिली उसको। और चंद्रविधि प्राणायाम का मैंने यूज किया वहां पे। चंद्रविधि प्राणायाम ये पित्त शमन करने में बहुत, जब पेशेंट ज्यादा एंग्री स्टेज में होता है वहां पे हम ये ज्यादा यूज कर सकते हैं। डेली मेडिटेशन करने के लिए कहा। घृत कुमकुम का नस्य दिया, ये भी न्यूरो साइकोलॉजिकल स्टेबलाइजर है अच्छा सा। और कुष्मांड स्वरस ये आहार कल्पना मैंने यूज किया था, उसको ज्यादा मेडिसिन नहीं चाहिए तो हमें कुष्मांड स्वरस जो है ये भी चेतो दोषो विनाशक ऐसे बताया गया है ग्रंथ में। आप उसका अगर श्लोक देखेंगे तो कुष्मांड स्वरस ये मेद्य भी है, पित्त शामक भी है, मनोस्रोत पे काम कर लेना उच्च। कुष्मांड मतलब आप पेठा, अगर आपको पता है पेठा जो ऐसे खाते हो आप उसका, तो उसका भी वो भी चलेगा। नहीं तो कोहड़ा जैसे बोलते हैं उसका भी जूस करके मॉर्निंग में 10 ml या 15 ml देने के लिए बोलना है, ये भी अच्छा काम करता है। थर्ड स्टेज में हमने देखा कि कॉग्निटिव और न्यूरो सपोर्ट ज्यादा करना है, तो उसमें स्मृति सागर उसको स्टेबलाइज करने में, उसको उसके बिहेवियर रिस्ट्रक्चर करने में हमें ज्यादा मदद चाहिए थी। तो उसमें हमने स्मृति सागर रस, मेधा सागर रस का यूज किया। चंद्रप्रभा वटी मैंने थोड़ा अंदर उनके कुछ रस रिलेटेड प्रॉब्लम थे तो वहां पे मैंने यूज किया था। ऐसे जो पिछले वाली ट्रीटमेंट थी वो आगे चलती रही। और डाइट प्रोटोकॉल में भी तकर का सेवन करना, पूरा पथ्य आहार करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, एक्टिविटी करना, ये सब चीजें हमने उसके साथ की। और काउंसलिंग सपोर्ट दिया, कम से कम 5 काउंसलिंग सेशन मेरे लिए उसके, और कम से कम 30 मिनट्स के लिए। तो उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी, उसको समझना पूरी तरह से उसको क्या होता है। वो पेशेंट मुझे बता दी कि सर मैं जब ज्यादा एंग्री होती हूँ ना, या वो इतनी इतनी एक्सपर्ट हो जाती थी कि घर वालों को गालियां देना, जो दिखे उसको कुछ भी बोलना है, इसे पूरी अनस्टेबल हो जाती थी। उसको मैंने कंप्लीटली पहले समझा, उसका सुना मैंने पहले, तो उसको धीरे धीरे उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश की। तो अभी क्या है 6 महीने के बाद उसका परिणाम, तो 6 to 7 जो डेली उसका मोशन था तो एक पे आ गया है, मैक्सिमम एक ही मोशन होता है उसको, वो भी ग्राही मतलब प्रॉपर होता है। दूसरा डिप्रेशन जो इम्प्रूवमेंट है उसमें 20% बस रह गया है उसमें, मतलब लगभग 70 to 80% उसको अच्छे से सुधार है उसमें। उनका अग्निदीपन भी अच्छा है, अभी ब्लोटिंग वगैरह सभी समस्या अभी खत्म हो गई, ग्रहणी के सभी समस्या, सभी जो सिम्टम्स थे वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गए। और साइकोलॉजिकल जो कंडीशन थी वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गया। मतलब हम अभी बता सकते हैं कि 80% से 90% उसको अभी रिलीफ है इसी सभी सिम्टम्स से। तो क्लिनिकल डिस्कशन यही है कि ब्लड ब्रेन एक्सिस का एक थ्योरी है मॉडर्न में, तो उसका भी हमें एक रिसर्च हमने पढ़ना चाहिए, उसका भी हमें सोच करना चाहिए कि गट फीलिंग जो होती है, जो पेशेंट बोलता है कि जिसकी ग्रहणी खराब है वो दिमाग से भी बहुत डिस्टर्ब होता है, ये हमें चीजें पता होनी चाहिए। वो पेशेंट को ये पूछना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं जो लोग उनमें भी ग्रहणी के सिम्टम ज्यादा दिखाई देते हैं, ये भी दोनों चीजें चाहिए हमें। तो कंक्लूजन ये था स्टडी का थी पहले कि अग्नि का करेक्शन करना, दीपन पाजे से रिस्टोरेशन करना, पित्त का शमन करना। दूसरा ग्राही बल्य ऐसे कल्प देना, बाद में उसको पंचामृत परपटी के साथ स्वर्ण परपटी का भी यूज किया था, उसमें मेंशन नहीं किया इसमें। और मानसिक स्टेबलाइजेशन करना, उसमें घृत का सेवन हो गया, रसायन का सेवन हो गया, मनोबल स्रोत पे जो काम करने वाले ड्रग्स है उनका अच्छे से काम करना, ये सब चीज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम यूज कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट वन केस के लिए दिया था,
ऐसा ही यूज करना है, ऐसी कुछ चीज नहीं, आप अलग अलग कंडीशन में यूज कर सकते हो। अभी हम अतिसार और ग्रहणी के जो अलग अलग कल्प है वो जस्ट आपको ओवरलुक करने के लिए बोलता हूँ यहाँ पे, कि वात कवच ग्रहणी में जाति फलादि गुटिका कुटच कल्प ईसब शतवर्यादि कुटिका कुटच परपटी अतिसार प्रवाहिका में जीर्ण है तो धान्य पंचक चूर्ण और षटपल घृत, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे अनुपान कौन सा देना है, कौन सा काल देना है, वो भी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो डिटेल में। पंचकर्म कर सकते हैं अग्रणी में, कर सकते हैं कभी कभी। तो अवस्था देख के करना है, ये भी फिर बल देख के करना है, अवस्था देख के करना है। तो पंचकर्म अगर वमन करते हैं तो बदन फल का योग यूज कर सकते हो। अनुलोमन करना है तो एरेंडा की या एरेंडा स्नेह का यूज कर सकते हो। निरोग बस्ती देना है तो मोचरस पिच्छा बस्ती का स्तंभन का, अगर आपको निरोध देना है तो इसका यूज कर सकते हो आप। इसके साथ में दाढ़ीवश्यक चूर्ण वैश्य रत्नावली में आया है। एक और भी एक प्रोटोकॉल है, ग्रहणी रोग मिश्रण ग्रहणी पर कृपाट रस द्रुपदी वल्लभ रस और पंचामृत परपटी का अच्छा यूज होता है। चित्रकारी वटी आम्बा चूर्ण और इसब गोली, ये भी कॉम्बिनेशन आप डायरेक्टली एज इट इज प्रोटोकॉल दे सकते हो ग्रहणी के अलग अलग कंडीशंस में। ये भी आप जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए दौर पे दे रहा हूँ। संग्रहणीय अर्क नाम से एक दवा बनाई थी वैद्यराज नारायण जी ने, तो उसका कैसे कॉम्बिनेशन करना है यहाँ पे मैंने दिया है। इतने सारे ड्रग्स है, उसको लेना है तो उसको 1 महीना रखना है अच्छे से, फिर उसको जल बना के आप अर्क तिरफ अर्क की तौर पे यूज कर सकते हो। आय आय शेख नाम से एक वैद्य है, गोपाल शरण गर्ग, जसवंत राय वैद्य, इनका भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया है। ये भी आप पेशेंट को एज इट इज दिए तो यूज कर सकते हो। ये भी कंप्लीट ओपीडी रेडी फॉर्मुलेशन है, ये भी यूज करने के लिए इजी है। संग्रहणीय नाशक योग मैंने इस पहले बताया था। अभी प्रोपराइटरी कल्प, इसका क्यों यूज करना, इसका बताना क्यों जरूरी होता है कि बहुत बार हमें ये ग्रंथ के जो मेडिसिन है वो मिलते नहीं है कभी कभी, और कभी कभी प्रोपराइटरी मेडिसिन से वो भी अच्छे काम करते हैं, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। एक स्टॉप आईबीएस नाम से टैबलेट आती है चरक फार्मा की, अच्छे से काम करती है, वो सभी ग्राही औषधियां है, इसमें बिल्व है, कुटज है, ठीक है, शुंठी है, ब्राह्मी है, ये सभी चीजों को कवर करने के लिए टैबलेट है, ये भी आप यूज कर सकते हो। क्लासिकल मेडिसिन ज्यादा यूज करना है, मगर क्लासिकल मेडिसिन के साथ यूज करते हो। मैंने बिलाजिल नाम का एक च्यवनप्राश जैसा अवलेह मिलता है, बिलाजिल अवलेह, या बेल मुरब्बा मिलता है, वो भी अच्छा काम करता है। तो ये अतिसार प्रधान ग्रहणी है अगर, तो उसमें अगर आंतों की सूजना ही है, डाइजेशन इंप्रूव नहीं हो रहा, उसमें हम बिलाजिल दे सकते हैं। हर्बो ब्लैक्स नाम से एक टैबलेट मिलती है हिमालय की, ये भी कुटच है उसमें, तो इसका भी हम कब्ज के तौर पे अगर पेशेंट है अनियमित मलत्याग है उसमें हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा है हरकोली सिरप, मिलता है धन्वंतरी फार्मा का, गुजरात में, गुजरात फार्मा का, तो वो भी हम आईबीएस सी या डी की कंडीशन में यूज कर सकते हैं उसको भी। और कई टैबलेट्स मैंने अभी जो बताए, पित्त शेखर रस दूध पापेश्वर का एक रस है, पित्तस ग्रहणी की कंडीशन से, तो वो अगर आपको लग रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग रस देना चाहिए, उसमें सोना सूचकर भी है और अलग अलग कंटेंट्स उसमें कॉम्बिनेशन में है, तो वो भी अच्छा काम करता है। कुटश परपटी वटी नाम से उन्होंने भी एक वटी बनाई है, अगर परपटी अगर पाउडर आप कॉम्बिनेशन में नहीं देना चाहते या मिलती नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कुटश परपटी टैबलेट मिलती है उनकी, तो वो भी अच्छा काम करती है संग्रहणी में। और मानस मित्र वटक जैसे मैंने बताया था कि अगर ज्यादा मानसिक तनाव चिंता है, ग्रहणी के साथ अगर मानसिक हेतु भी है, माइब्रिड कैप्सूल मिलती है, मेब्रिड कैप्सूल, एच जी फाइटो फार्मा नाम से एक कंपनी है, पालसिन्यूरॉन उसका बहुत अच्छा फेमस कॉम्बिनेशन है, आपको पता होगा। तो मेब्रिड नाम से एक टैबलेट कैप्सूल आती है उनकी, वो भी सभी संग्रहणी के लक्षणों को अच्छे से कवर करती है, तो वो भी हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। टेक अवे क्या है कि चरणबद्ध चिकित्सा अनिवार्य है, मतलब पाचन करना, पहले आम पाचन करना, उसके बाद में, इसके बाद में ग्रहणी अग्निदीपन करना, ग्रहणी बल्य करना, ये इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दीपन नहीं कर सकते अगर मतलब पाचन नहीं है तो। पेशेंट कौन से स्टेज में, अभी परसों का ही पेशेंट बताता हूँ मैं, 3 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो ये सब चीजें करके आया था, और एक वैद्य के साथ पास उनके जाके विद्या कर्म अग्नि सब करके आया था, और वो 6 महीने ट्रीटमेंट हो गई, सर कुछ नहीं फर्क पड़ रहा विद्या कर्म से। मेरा ऐसा मानना नहीं कि उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर आपका निदान ही अच्छा नहीं है, आप अगर निदान ही प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो आप कोई भी चिकित्सा करो उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो वो सब सर मैंने आयुर्वेद चिकित्सा ली है, वो बहुत आशा से मुझे पूछ रहा था कि सर अभी कुछ हो सकता है क्या सर, आप भी आयुर्वेद दोगे। तो मैंने उसका पूरा प्रॉब्लम समझा, और मैंने मुझे इतना ही समझा कि उसको पहले मल पाचन की, आम पाचन की अवस्था है उसको पहले ठीक करना है। तो 15 दिन के लिए मैंने उसी की दवाई दी। तो 15 दिन में उसका जो फ्रीक्वेंसी था मल का, दिन में 5-6 बार जाना, शुल होना, वो पूरा कम हो गया। अब 1 से 2 बार उसका फ्रीक्वेंसी हो गया, सभी चीजें जो है, मतलब आम्लोदगार होना,
खट्टी डकार आना, ये जो सब विदग्धाधिकरण के सिम्टम थे वो सभी कम हो गए। वो बोल रहा था कि सर मुझे 15 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट इतना फास्ट कभी भी नहीं आया, मैं 6 महीने से या 2 साल से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, अलग अलग वैद्यों के पास ले रहा हूँ, एलोपैथी के लिया, सब लिया। तो हमें चिकित्सा का क्रम और चिकित्सा का जो स्टेज है वो पता होना बहुत जरूरी है। उसके साथ में दोषानुरूप चिकित्सा, कल्प चयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कल्प है, आपको अगर पता नहीं है तो मैं बताऊं कि अभी हमने ये 4 लेक्चर्स लिए, इसमें कम से कम 150 कल्प डिस्कस किए। कितने? 150 कल्प डिटेल में, और कम से कम 50 से अधिक कल्प का मैंने श्लोक बताया है ये 4 लेक्चर में। तो आप देख सकते हो कम से कम 150 कल्प यहाँ हमने डिस्कस किए, और ज्यादा जिसके नाम लिए वो 200 से ऊपर है कॉम्बिनेशन में। तो अब देखो इतने कल्प अवेलेबल है गृहिणी के अलग अलग कंडीशंस में, तो कौन सा कप देना है, उसका कॉम्बिनेशन का कैसे करना है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए या समझ में आना चाहिए। साइक्लोसोमेटिक कंडीशन है अगर उसके साथ थे तो उसको रसायन देना है, मानस का चिकित्सा करना है, प्रणव सूत्र पे काम करना है। मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस आयुर्वेदिक लेंस से देखना है। मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यूज किया है, लेंस हमारा यूज किया रहना है। इन्वेस्टिगेशन कौन सा भी हो उसका इंटरप्रिटेशन हमने आयुर्वेद की परिभाषा में ही करना है। तो कहाँ से ये सब रेफरेंस लिए थे? चरक संहिता, वाग्भट, माधव निदान, योग रत्नाकर, निकुंठ रत्नाकर, शारंगधर, बशीर रत्नावली, ये सभी ग्रंथों से मैंने ये रेफरेंस लिए थे। और अनुभूत जो ग्रंथ है उसका भी मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि ये अलग अलग अनुभवित ग्रंथ, आप भी लिख सकते हो उसको। मॉडर्न की रिसर्च के बहुत सारे रेफरेंस है यहाँ पे। अभी बहुत सारे चिकित्सा, बहुत सारी कंडीशंस और केसेस मेरे पास हैं, मगर अभी हम उसको कैसे यूज करना है, ये जब आपका क्वेश्चंस मुझे पता चलेगा तभी मैं ज्यादा गाइड कर पाऊंगा या बता पाऊंगा कुछ। तो मुझे लगता है कि ये हम 4 पार्ट में हमने ये सब सीखा, तो वो आपको कैसा लगा, आपको उसमें समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो क्यों नहीं समझ में आया, कहाँ से पढ़ना है, ये ज्यादा मुझे लगता है समझने की बात है। और अगर आपको इसके बाद में हम अलग अलग डिसीज पे सेशन लेने वाले हैं। ये जैसे मैंने गृहिणी का 4 पार्ट में, मतलब कम से कम 1.5 घंटे का एक सेशन है हमारा, कम से कम 5 घंटे का हमारा गृहिणी हुआ बस। वो भी मैंने बहुत फास्ट लिया, उसको हम धीरे करते तो उसका 10 घंटे में हो जाता, कम से कम 15 घंटे लग जाते। तो आप भी, अगर आपको अलग अलग डिसीज पे या प्रैक्टिकली ओपीडी में जो केसेस आते हैं उसको कैसे डील करना है, इसका अगर डिटेल चाहिए तो मुझे ग्रुप पे भी बताइए। और ये आपको सेशन, ये 3-4 जो सेशन इससे पहले हमने किए थे कैसे लगे वो भी हमें बताइए। इसका भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, पीपीटी चाहिए तो मिल जाएगा, कुछ हमारे पास रखने वाली बात नहीं है। ये सब जो मेरे गुरु से सीखा है, मेरे अलग अलग ग्रंथों से सीखा है, जिनके पास में, जिन वैद्यों के पास में सीखा हो वही से आया है। इसमें जो कुछ गलत है वो मेरा खुद का है, और जो कुछ आपको अच्छा लगा, आपको जो समझ में आया वो सभी वैद्यों का है, गुरु का है। ठीक है। तो अभी आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या अगर आपको कुछ सेशन के बारे में बताना है, आपको सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट में बता सकते हो, या माइक ऑन करके भी बता सकते हो। ऐसे हमको समझ में आया, थोड़ा तो समझ में आया होगा। सर एक क्वेश्चन है। यस। पहले सर लेक्चर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। यस यस। सर थैंक यू। इसमें जैसे, हाँ, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो जाता है, ओवर थिंकिंग होती है, एंजाइटी होती है। तो जब इसकी शुरुआत होती है तो वो मतलब हाँ किस कारण से होती है? जैसे मान लीजिए किसी को मानसिक तनाव कोई हो जाए, उसकी हाँ। वजह से ग्रहणी में प्रॉब्लम आती है, या ग्रहणी में इशू आते हैं उसकी वजह से मेंटल इशू होता है? और अगर दोनों है। मतलब सर, जैसे, हाँ, जैसे मान लीजिए हमारी मेंटल कंडीशन कितनी अच्छी रहेगी, उस पे ग्रहणी कितनी अच्छी रहेगी ये डिपेंड करती है, या ग्रहणी कितनी अच्छी रहेगी उससे मेंटल कंडीशन कितनी अच्छी रहेगी, या ये डिपेंड करता है? दोनों है, दोनों है। इसमें दोनों समझेंगे हम। एलोपैथी में उसको एक कंसेप्ट है, गट ब्रेन रिलेशन। ठीक है। हम्म। तो गट ब्रेन रिलेशन का एक एक्सिस है पूरा, मतलब एलोपैथी में आप सर्च करेंगे तो उसमें बहुत सारी रिसर्च हुई है। गट में जो हम्म। न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, वहां से हम्म। एंट्रिक नर्वस सिस्टम काम करती है, और वहां पे सबसे ज्यादा बॉडी में सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो बनता है। सेरोटोनिन मेलेटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम गट में होता है। वो दोनों जो हार्मोन है वो हैप्पी हार्मोन है, और हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को बहुत यूजफुल और स्टेबल करने वाले हार्मोन है। उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गट में होता है।
दूसरी, ये तो बहुत बड़ी गट ब्रेन थ्योरी है, आप उसको पढ़ लेना। आयुर्वेद में ऐसे बताया गया है कि मज्जाधारा कला एवं पित्तधारा कला ये सेम है। मतलब पित्तधारा कला यही मज्जाधारा कला है, तो उसको हमें सेम समझना है। अगर पित्तधारा कला में दुष्टि है, गृहिणी में दुष्टि है, गृहिणी में कुछ भी अलग अलग तरीके से दुष्टि हो रही है, तो वो सभी मज्जाधारा कला एवं मन के ऊपर सभी रिफ्लेक्ट करेंगे। और अगर मन के या मानस में अगर कोई व्याधि है, या उसमें अगर कोई डिफॉर्मिटी आ रही है, कोई लक्षण दिख रहे हैं, तो उसका 100% इम्पैक्ट आपके ग्रहणी पे आएगा। ये सिंपल आप समझ लीजिए। तो शुरुआत कहीं से भी हो, मतलब मानस से हो उसके बाद गृहिणी डेवलप हो, या गृहिणी हो उसके बाद मानस के सिम्टम्स डेवलप हो, तो चिकित्सा हमें दोनों पे करनी है। इसीलिए एक मतलब वैद्य जमदग्नि सर हमेशा कहते थे, एक वैद्यों का किस्सा वो सुनाते थे कि वैद्य गिराशे सर थे उनके, मतलब गुरु थे, वैद्य जमदग्नि सर के गुरु थे वैद्य गिराशे सर, दुलिया में थे वो। तो वो कहते थे कि जिसकी गृहिणी अच्छी, गृहिणी मतलब वाइफ, जिसकी गृहिणी अच्छी उसका घर अच्छा, और जिसकी गृहिणी अच्छी उसका शरीर अच्छा और दिमाग अच्छा। तो उनका मतलब ये था कि जैसे घर में एक वुमन होती है, सब हैंडल करती है, अगर वो शांत रहती है, वो अच्छी रहती है, वो अच्छे काम करती है, तो पूरा घर अच्छा चलता है। अगर वो डिस्टर्ब रहती है, तो उसका अगर कुछ माइंड में डिस्टर्बेंस है, कुछ वो चिड़चिड़ कर रही है, तो पूरे घर में डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसी वजह से ऐसा ही गृहिणी में है। अगर गृहिणी अच्छी काम कर रही है, तो आपका मन अच्छा काम करेगा, मनोस्रोत से अच्छा काम करेगा, आपका मन आत्मा इंद्रिय सभी अच्छे काम करेंगे। तो हमें दोनों तरफ देखना है। तो हेतु कहाँ से हो रहा है, संप्राप्ति कहाँ पे जा रही है, हमें कहाँ पे स्टॉप करना है। अगर मनोस्रोतस का भी अगर पेशेंट हमारे पास आता है कोई भी लक्षण लेके, तो उसको पूछना ही पूछना है, पेट में गड़बड़ी है क्या, पेट साफ नहीं हो रहा क्या। पेट साफ होता है तो पेशेंट को अच्छा लगता है, तो उसका मन भी अच्छा हो जाता है, उसके लक्षण भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये दोनों हमें चेक करते आना चाहिए। जी सर, थैंक यू। यस। ओके। सो और कोई, या आपको कैसे लगा ये सेशन, इससे पहले कैसे सेशन लगे? आई थिंक मैंने ये बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, और ज्यादातर ये सब चीजें यस, कोई बात करना चाहे? हेलो। यस। नमस्कार सर। सर मैंने तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल ही अटेंड किया जी लेक्चर। तो मुझे जो पहले 3 लेक्चर वो कहाँ पर मिलेंगे? वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में अवेलेबल है। मैं ग्रुप ओके। पे यूट्यूब चैनल का लिंक डालूंगा, वहां पे ये तीनों चारों चार लेक्चर्स है इसके टोटल, वो आपको मिल ओके जाएंगे। सर, जो आपने पीडीएफ बोला था तो आप ग्रुप में सेंड करोगे या फिर पर्सनल यस, मैसेज करना मेल, पड़ेगा? नहीं, मेल मेल करूंगा मैं। अभी जिन लोगों ने सब, जिन्होंने ये रजिस्टर किया है, मैंने मैंने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रजिस्टर का, किया हुआ है सर, मेल यस पे ही आपको, मैंने आज ज्वाइन किया है, मेल पे ही। यस आपको मेल पे आ जाएगा, जो मैंने आपको चाहिए वो पीडीएफ आप सभी को मेल पे आ जाएगा। यस। यस सर। एनीथिंग? सो हॅलो. यस। सर तक्रबस्तीचा यूज सांगा ना. म्हणजे कधी करायचा आणि तक्रबस्तीचा यूज मॅडम मी पाहिला नाही वैयक्तिक, पण तक्रबस्ती देता का वैद्य हा पण प्रश्न आहे. म्हणजे बरेचसे, म्हणजे मी जेवढ्या वैद्यांकडे बघितलं तेवढ्यांकडे तर नाहीये, मी पण कधी यूज नाही केली, पण देत असतील मे बी. पण असं ग्रंथात आणि म्हणजे रेफरन्स आणि त्याचं तुम्ही कुठे ऍप्लिकेशन बघितलं असेल तर तसंही सांगा. बट त्याची गरज नाही आहे. शक्यतो पिच्छाबस्तीचा उपयोग भरपूर होतो. पिच्छाबस्ती ही ग्रंथात वर्णन केलेली आहे, शाल्मली फुलाचा त्याच्यामध्ये, आणि दुग्धाचा वापर केलेला आहे. तर ती स्तंभन करण्यासाठी उत्तम आहे. जर ग्रहणीमध्ये अतिसाराची संप्राप्ती असेल तर ती तुम्ही वापरू शकता. आणि तक्र सेवन करणं ओरली तक्र देण्यासाठी सर्वात जास्त श्रेष्ठ सांगितलेलं आहे. कारण ते आपल्याला आमाशयातून पक्वाशयात जाऊन गृहिणीवर काम करणं असंच अपेक्षित आहे. ते आपल्याला पक्वाशयात म्हणजे बस्ती वाटे पक्वाशयात जाणं असं ग्रंथात वर्णन नाहीये. त्यामुळे तक्र बस्ती नाही, तक्र पानचा 100% आपल्याला वापर करता येतो. आणि सर एक व्हिटॅमिन B12 चे पण पेशंट म्हणजे जास्त आहे व्हॅल्यू. असे पण पेशंट जास्त असतात. तर त्याच्यामध्ये कसा विचार करायचा? B12 बघा मॅडम, आपल्याकडे आता B12 ची कन्सेप्ट आहे ना आयुर्वेदामध्ये, ही सर्व हां. धातू पोषणाच्या सोबत आहे. हां, हां. म्हणजे जर उत्तरोत्तर धातू पोषण नीट होत असेल
आणि त्याच्यामधून आपल्याला अपेक्षित सगळे म्हणजे दोषांचा बॅलन्स आहे का, धातू साम्य आहे का, हे बघणं गरजेचं आहे. मलमूत्र विसर्जन आहे का, सगळ्या म्हणजे ज्या आयडियल कंडिशन आहेत आपल्या, तर त्या सगळ्या होत असतील तर डिफिशियन्सी येत नाही शक्यतो. पण जर ग्रहणीची संप्राप्ती असेल, अजिनाची संप्राप्ती असेल, धात्वाग्नीचं मांडे असेल, तर अशा कंडिशन मध्ये B12 ची डिफिशियन्सी असते. तर त्याच्यामध्ये ऍब्सॉर्प्शन चांगलं करणं हे गरजेचं आहे. त्याच्यात 2-3 सर गोष्टी म्हणजे तुम्हाला सांगतो मी. डेफिशियन्सी तर आली लक्षात, पण B12 ची व्हॅल्यू जास्त असलेले असे पेशंट येतात की B12 व्हॅल्यू आता जास्त आहे, तर काय करायचं? B12 व्हॅल्यू जास्त असताना तर असं स्पेसिफिक आपण काही करू शकत नाही, पण आपण त्याचा हेतू शोधलं पाहिजे. म्हणजे असं आपल्याला ग्रंथात व्हिटॅमिन्सच्या बायफर्केशन कुठेच नाही दिलं. हा, तर फक्त मग सर तार्किक विभाजन जे आपण मग आरोग्यवर्धिनीमध्ये वगैरे आलेलं आहे, तर नाही नाही तसा नाही, विचार. तसा विचार करू शकतो. मी तेच म्हटलं, परत तिथे येतो आपण की धात्वाग्नी मांद्य बघणं आणि जो काही आहार पोषणाचा जो क्रम आहे तो बघणं, तो व्यवस्थित होतोय का, आणि मुळात लक्षण काय आहे. म्हणजे आपल्याकडे काय आहे की हेतुलिंग औषध अशा प्रकारची चिकित्सा सांगितलेली आहे. तर हेतू काय आहे आणि लक्षण काय आहे, ह्या दोन जर गोष्टी B12 जास्त वाढत असतील, म्हणजे तुमच्या लॅब रिपोर्टमध्ये जरी आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त जरी आहे, तर त्याच्यात कुठले लक्षण आणि कुठले हेतू सापडतील त्याच्यानुसार चिकित्सा द्या, ते सिमटम्स कमी होतील. आपण ऍज सच रिपोर्टवर कधीच चिकित्सा देत नाही, देऊ पण नाही वैद्यांनी, पण ते आपल्याला माहित असेल म्हणून. तरी पण जमदग्नी सरांनी 2-3 काही गोष्टी सांगून ठेवल्यात, मी तुम्हाला जस्ट सांगतो. व्हिटॅमिन B12 जर कमी असेल तर सरांच्या मते बिलाजिल किंवा बिल्बाओलियाचा उपयोग केल्यानंतर ऍब्सॉर्प्शन चांगलं होतं. तर तुम्ही व्हिटॅमिन डिफिशियन्सी जिथे असेल B12 ची आणि ग्रहणी असेल, तर अशा कंडिशनमध्ये बिलाजिल 100% द्या. दूसरा, दही भात या दही चावल का यूज करने के लिए जमदग्नी सर ने बताया कि दही चावल भी अच्छा एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है विटामिन B12 का। और दुग्ध, घृत और तकर का सेवन करना, ये भी विटामिन B12 के एब्सॉर्प्शन में बहुत अच्छा मदद करता है। तो ये नेचुरल सोर्सेस है। बाकी तो नॉनवेज अगर खाएंगे आप तो डायरेक्टली आपको कुछ विटामिन के सोर्सेस मिल सकते हैं। यस, लिवर डिसीज में B12 इंक्रीज, नीम हल्दी, हाँ ओके, डॉक्टर सोनाली मैडम ने बताया कि आप नीम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, विटामिन B12 इंक्रीज हो गया तो। ओके, चाइना फ्लावर टी, ओके ठीक है मैडम, आप ग्रुप पे भी बता सकते हो। आप ग्रुप पे अगर कोई और वैद्य है तो वो भी इसको और अच्छे से बता सकते हैं, अगर उनको कुछ अनुभव है तो। बेसिकली आपल्याकडे किंवा मैं सभी वैद्यों को या स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि कभी भी आप पेशेंट के सामने जो लक्षण, जो रिपोर्ट्स पे है, वहां पे चिकित्सा मत दीजिए, क्योंकि पेशेंट कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि उसके रिपोर्ट में अगर चेंजेस आते, बदलाव आते, तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है। मगर हम कभी भी रिपोर्ट्स के पीछे नहीं जाना है। पेशेंट के हेतु क्या है, लक्षण क्या है, वो ढूंढना हमारा काम है। वहां पे अगर उसको हम चिकित्सा देके उसको अच्छा कर सकते हैं तो रिपोर्ट्स में अच्छे से बदलाव आते हैं। अगर हम रिपोर्ट्स की तरफ जाएंगे, रिपोर्ट्स का विचार ज्यादा करेंगे, तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। मतलब जमदग्नि सर भी खुद ऐसे बोलते हैं, रिपोर्ट समझना चाहिए, रिपोर्ट पढ़ते आना चाहिए, उसको भी हमें कभी कभी रेफर करना चाहिए रिपोर्ट के लिए, वो भी अच्छा है, मगर उसका इंटरप्रिटेशन आयुर्वेदिक लेंस से ही होना चाहिए, एलोपैथिक लेंस से नहीं। यस, एक स्टूडेंट ने पूछा था किसी वैद्य ने, पित्त शेखर रस में क्या है, तो पित्त शेखर रस में सूत शेखर रस, बिल्व मज्जा, आरगवद मज्जा, कालमेघ, शंख भस्म, अभिपत्तिकर चूर्ण, कपर्दिक भस्म और शौक्तिक भस्म, इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस सुवर्ण सूत शेखर रस है, उसमें आपको ये मिल सकता है मार्केट में, अच्छा कॉम्बिनेशन है, पित्त शमन करने वाला अच्छा कॉम्बिनेशन है, यकृत को उत्तेजन देने वाला अच्छा कॉम्बिनेशन है, साम पित्त का पाचन करके अनुलोमन करना या विरेचन करने वाला भी कॉम्बिनेशन उसमें है, अभिव्यक्ति का रारकबद्ध मज्जा जैसा है, और ग्राही कर्म भी है बिल्व मज्जा जैसा। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप डायरेक्टली मार्केट प्रिपरेशन है उसको यूज कर सकते हो। इस और किसी को कुछ बात करनी है, या अभी आप जो प्रेजेंट हो, आपको अगर कौन से टॉपिक पे अगला सेशन हम लेंगे, कौन से डिसीज पे लेंगे, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो ओपीडी में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ना कि ग्रंथ में दिया हुआ, तो वो आपको अगर किसको अगर लगता है कि हम इस पे हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, इसका चर्चा करेंगे, तो आप वो भी बता सकते हो। एनीथिंग? स्किन डिसऑर्डर्स, हाँ स्किन तो बस फेवरेट है मेरा, गॉल ब्लैडर स्टोन, प्रमेह, यस यस, प्रमेह का तो, प्रमेह ये कंप्लीट डायबिटीज रिवर्सल हो सकता है मेरे बहुत सारे पेशेंट्स का।
HbA1c 12 से लेके 10 से लेके 5-6 तक अच्छा आया है विदाउट एलोपैथिक मेडिसिन, वो भी हम कर सकते हैं। यस, स्किन डिसऑर्डर्स का ले सकते हैं हम लोग। स्किन डिसऑर्डर्स का हम कंप्लीटली एक सीरीज ही लेंगे, जो हम प्रॉपर कौन से कल्प यूज करना है वो हम देखेंगे पहले, कल्प का फलश्रुति कैसे यूज करना है, और कौन से कंडीशन में, कौन से सोरेसिस में कौन से कंडीशन में यूज करने हैं, लाइकन प्लानस में कौन से करने हैं। ठीक है, ये जो पेशेंट्स बार बार हमें ऑटोइम्यून डिसीज में मिलते हैं, या एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा ज्यादा होता है पेशेंट्स को, बहुत ज्यादा डैंड्रफ होना, उसको हम कैसे आयुर्वेदिक अलग अलग उपक्रम के साथ कम करने का प्रयास करेंगे। यस, तो यस, बहुत सारे वैद्यों का सवाल है कि हम स्किन डिसऑर्डर पे ही ले, यस, स्किन और हेयर डिसऑर्डर पे हम ले सकते हैं, कोई बात नहीं। श्योर, थैंक यू। और अब आप भी आपका जो कुछ अनुभव है ये 3-4 लेक्चर्स का, ये ग्रुप पे भी बिठा लिए, तो हमें भी और आपको समझ में आया है नहीं आया है, या समझ में आपको मदद मिलेगी। तो थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच। तो हम अभी अभी यहाँ पे ये सेशन स्टॉप करते हैं, और हम अगले सेशन में मिलेंगे कोई अच्छा टॉपिक लेके, अच्छे कल्पों के साथ, और डिटेल में देखेंगे कि उसको हम